दैट मीन्स मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ मगर मैं कह नहीं पा रही हूँ, मगर मैं मेरे एक्शंस में अग्रेशन निकल रहा है मगर मैं बोल नहीं रही हूँ। तो अब जो अग्रेशन आ रहा है, जो आप पैसिव अग्रेसिव हो जाता है इंसान, अंदर तो उसके गुस्सा ही बैठा है ना, वो दैट पर्सन वांट्स टू येल एंड शाउट एंड से यॉल डिड रॉन्ग टू मी, मगर वो बोल नहीं रहा है बिकॉज आंख की शर्म है। हम अपने घर के बड़ों को ये नहीं बोल सकते ना कि आई वाज हर्ट। आपने अपनी एनर्जी को पहुंचे यहाँ तक ले आए जहां आपकी एनर्जी अब लव की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। जब आप लव की एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो आपको हर इंसान में प्यार ही दिखेगा, हर चीज में प्यार दिखेगा। आप खुद भी यही फील करोगे, वाओ लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। That's why some people are very happy. और कुछ लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हमेशा, यार ये क्यों किया, ऐसा क्या हो गया, वो चीजें हो गई हैं। And I bunked one class. So my principal and my vice principal thought it was an appropriate thing to do कि मुझे severely punish किया जाए. So they punished me. मुझे मेरे सेक्शन में से निकाल कर दूसरे सेक्शन में डाल दिया, पूरे बैच के सामने खड़ा करके लेक्चर बोला। अब एक 16-year-old को अगर आप ऐसे एक्शन में डाल दो तो वो बच्चा तो अंदर से जीरो हो जाता है। At the age of 13, I was abused in my own home by a trusted adult. मेरी फैमिली किसी को जानती थी और वो इंसान मेरे घर एक ट्यूटर बन के आते थे and he used to abuse me in my own home, in my secure home. Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इनर चाइल्ड हीलिंग प्रोसेस के ऊपर, ट्रॉमा हीलिंग के ऊपर। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट है माधवी जुनेजा जी, जिनका 14 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। शी इज़ वेल ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड ट्रॉमा हीलर एंड इनर चाइल्ड हीलर। सो इनसे हम जानेंगे व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू हील देयर इनर चाइल्ड, how it will affect our different aspect of life, how it is important to make our life better and successful. So जुड़े रहिए हमारे साथ. We are going to join very soon. माधवी मैम, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छी हूँ. मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ के. It's always a privilege to come and talk to people जो really leadership of the real kind को appreciate करते हैं. And I think you are doing a fabulous job in recognizing such people who are leading. I have seen your podcast. You are doing amazing और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप. Thank you ma'am, thank you. This is all the effort of our team. So they are really doing hard work. Thank you so much मुझे बुलाने के लिए. Ma'am, actually we were trying to connect with you since last 5-6 months. I think more than that. And you didn't get chance to see our messages. So all of a sudden we get connected and you are here. Yeah, within 2 days. Yeah, within 2 days. So we are really happy. Thank you so much. So ma'am, to start with, I would like to ask you most important thing, that is what is inner child? So why it need to be healed and how it is affecting our current life? Inner child कोई और नहीं है, हम खुद ही हैं. Okay. So it is that aspect of me जो बचपन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया या हर्ट हो गया या किसी ट्रॉमा से गुजरा और उस टाइम पे उस बच्चे को कहना नहीं आया कि आई एम हर्ट, बट दैट हर्ट रिमेन्स इनसाइड अस इवन व्हेन वी बिकम अडल्ट्स. तो हमारे अंदर ही रहने वाला हमारा 7 साल का जो वर्जन है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. Okay. आज मैं अगर आपको बोलूं कि आप कोई मेमोरी याद करो बचपन की, शायद दिमाग से याद नहीं आएगा. बट इफ आई टेक यू इनटू दैट सबकॉन्शियस माइंड जहाँ पर ये सारा एनर्जी स्टोर्ड है, जहाँ पर ये मेमोरी एज सेलुलर मेमोरी स्टोर्ड है, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा मुझे उस टाइम पे एक पनिशमेंट मिला था और उस पनिशमेंट की वजह से मुझे शेम और गिल्ट फील हुआ और वो शेम और गिल्ट मुझे आज भी फील होता है. सो इनर चाइल्ड जब हम काम करते हैं, इनर चाइल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स या किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम अपने ही उस अप टू 7 years ऑफ एज के वर्जन के बारे में बात करें जिसने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस करे और वो वहीं रह गए. Okay. सो एज एन अडल्ट इफ आई गो बैक टू दैट पॉइंट जहाँ पर ये एपिसोड्स हुए,
आई एम एबल टू वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर मेमोरीज जो मुझे आज तंग कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ऐसा नहीं है कि वो 7 साल का जो वर्जन था वो वहीं छूट गया. You've carried that 7-year-old version with you here. That 7-year-old is sitting inside me, it is sitting inside you. ओके, सो ये 7 ईयर तक ही होगा, उससे ऊपर नहीं होता. I'm just to take it as a metaphor, मैं 7 साल Okay. बोल रही हूँ, मगर हम inner child तो हम childhood की कोई भी age पकड़ सकते हैं. It's not Right. necessary कि हम 7 साल तक ही बात करें. I said 7 years because life moves in cycles of 7 years. So 0 to 7 years is the first cycle of life. ओके, Then 8 to 14 is the second cycle of life. सो हम किस टाइप के चीज़ों को, इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को मान सकते हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ आवर इनर चाइल्ड और दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड और हील्ड. सी, इनर चाइल्ड का हिस्सा तो पॉजिटिव चीजें भी हैं ओके, और नेगेटिव भी है, दोनों चीजें. मेरी लाइफ में जो हुआ वो मेरे इनर चाइल्ड का हिस्सा है ही ना. मेरे बचपन में जो मैंने जीवन जिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई इनर चाइल्ड, ओके, right? Good or bad. For example, if a child got punished in school, that the child got scared and lost their confidence as a child, right? और दूसरी तरफ उसको घर में पेरेंट्स ने बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया और उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वहाँ से डेवलप हो गया. सो ये दोनों एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं ना, या और हुए भी होंगे. ऐसा थोड़ी कि हमारी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस obvious हुए, है. पॉजिटिव भी हुए हैं. ऑब्वियस है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बार ये बात करती हूँ कि जब मैं इन माई टीनेज ईयर्स मैं अपने फादर को बोला कि मुझे अपने स्माइल को ठीक करना है, मुझे ब्रेसेस चाहिए. ही सेड, नो, योर स्माइल इज ब्यूटिफुल, यू हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल इन द वर्ल्ड. ही सेज, दिस क्रुकेड टीथ इज योर ब्यूटी स्पॉट. दैट बिल्ट माई कॉन्फिडेंस. और मैं कभी भी मुस्कुराने से हटी नहीं. मतलब आई ऑलवेज वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि हाँ, मुझ में ये मेरी स्माइल इज ब्यूटिफुल. ऐसा मेरी बेटी के साथ भी होता है. शी इज 2 ईयर और वो दिन में कम से कम 10 बार पूछती है, पापा आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, सो आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस में बोलती है. सो उसको चाहिए कि यस समवन जस्ट बूस्ट हर कॉन्फिडेंस. तो पेरेंट्स ही तो है ना जो बच्चे का सेल्फ वर्थ बचपन में ही डेवलप कर देते हैं. एग्जैक्टली. और आपका एनवायरनमेंट जो भी है ना, जब बच्चा उस जिस भी एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, योर एनवायरनमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स योर इंटायर अडल्ट लाइफ. आपका फाउंडेशन आ गया आपके चाइल्डहुड में. एग्री, होता है ऐसा. तो अब जब हम बात कर रहे थे चाय पीते हुए, वी वर टॉकिंग अबाउट कोर वुंड्स. या एग्जैक्टली. तो हमारा कोर क्या है ना, हमारे जो भी फाउंडेशनल ईयर्स में जो भी चीजें हुई वो मेरे कोर में बैठी है ना. मेरा कोर मसल क्या है. बट द थिंग इज कि ये कैसे पता लगेगा कि यार हमारे इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है? इसका सबसे बड़ा जो जिसको हम प्रमाण बोल सकते हैं या उसका प्रूफ बोल सकते हैं, दैट कम्स विथ सिचुएशंस ऑफ लाइफ. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक पूरा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ Yes, तो yes. वो समझ में बेटर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची मान लो 4 years old, राइट, पेरेंट्स का झगड़ा हो रहा है और वो बच्चा जाके बोलता है, मत करो ना प्लीज, डोंट टॉक लाउडली, जोर से बात मत करो, गुस्सा मत करो. एंड फादर गिव्स हर वन टाइट स्लैप. जब बड़े बात कर रहे हैं बेटा, आप बीच में नहीं बात करेंगे, ठीक है. नाउ दिस गर्ल गेट्स स्कैर्ड इन दैट मोमेंट और उसको लगता है कि पापा ने मुझे डरा दिया, इतनी जोर से कौन बात करता है. फिर रात को उस बच्चे को मम्मी सुलाने जाती है, मम्मी बोलती है, बेटा पापा लव्स यू ना, आपके अच्छे के लिए तो कर रहे थे, कुछ गलत बात थोड़ी बोली, ताकि आप जब बाहर जाओ आपको कोई बैड गर्ल नहीं बोले, इसलिए पापा ने आपको डांटा. तो मदर ने क्या किया, उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि बेटा दिस एक्शन वाज अ डिसिप्लिनरी एक्शन जिससे हम आपको आपके बेस्ट के लिए ही कर रहे हैं. हाँ. तो उन्होंने एक जिसको हम कैटेगरी ऑफ अग्रेशन बोलेंगे, अग्रेशन को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया. अब वो बच्ची बड़ी हुई, ठीक है, शी वेंट टू कॉलेज, नाउ शी हैड अ रिलेशनशिप. अब वो जो बॉयफ्रेंड बना, उसने उसको एक टाइट स्लैप दिया और उसको बोला, यू वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू वांट टू अट्रैक्ट अदर मैन इन योर लाइफ. एंड देन शी गोज टू हर फ्रेंड्स एंड सेज, यू नो व्हाट, माय बॉयफ्रेंड रियली लव्स मी, वो इतना पोजेसिव है मेरे बारे में. अब क्या हुआ, शी हैज एक्सेप्टेड अग्रेशन एंड अब्यूज एज अ फॉर्म ऑफ लव. ये बात यहाँ नहीं रुकी. देन शी गोज एंड गेट्स मैरिड एंड वो बंदा उसको रोज अब्यूज करता है. वो बोलती है, प्यार तो करता है ना, ध्यान तो रखता है ना, बिल्स तो पे करता है ना, मेरे बच्चों को तो प्यार करता है ना, इट्स ओके, एक थप्पड़ ही तो है.
So the journey begins, कहाँ से core कहाँ से शुरू हुआ? From that one slap that she got when she was 4 years old. तो मैं जब बात कर रही हूँ inner child की, I am talking about the core memories that happened in your childhood. आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ सिम्टम है. ओके, उसका रूट कॉज कहाँ है? रूट कॉज है बचपन में. Which is why inner child healing is all about your core wounds. ये बात शुरू कहाँ से हुई? अगर आज एक प्लांट है, ठीक है, अगर इसके आज लीव्स येलो होने शुरू हो जाएं और अगर हम इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दें कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खुशबू आ रही है ऊपर से, वो 2 घंटा रहेगी, तीसरे घंटे इट विल बी ऑफ. ठीक है, मैं आज इसके पत्तों को पेंट करना शुरू करूंगी, दैट विल बी ए टेम्पररी सोल्यूशन. मगर अगर मुझे रियल सोल्यूशन चाहिए तो मैं क्या, माली भैया आएंगे, बोलेंगे मैडम आप क्या कर रहे हो, इसको खोलो, इसकी जड़ों में नीम की खली डालो, हल्दी डालो, ट्रीट द रूट्स. राइट. तो जब माली भैया को पता है कि ट्रीट द रूट्स से पत्ते हरे आएंगे, हम क्यों नहीं समझते कि हमारी लाइफ के रूट्स में ही तो इश्यूज हैं और वही ट्रीट करने की जरूरत है. एग्जैक्टली. बट हम घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ. वी ट्राई टू लुक फॉर सॉल्यूशंस ऑन द आउटसाइड एंड टेम्पररी सॉल्यूशंस के थोड़ा सा तो फील गुड मिल गया ना. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम 80s और 70s 80s 90s के जो किड्स हैं, जिनका जो अपब्रिंगिंग थी, जिस इन्वायरमेंट में थी, उसमें ये सब चीज़ें होती भी थी, डांटा भी जाता था, पेरेंट्स डांट भी देते थे, कभी पिटाई भी हो जाती थी, एंड इट वाज जस्ट ओके. टीचर भी पीट देते थे हमें, तो इट वाज जस्ट ओके, ऑल इज़ फॉर आवर बेटरमेंट. अब जब हम इस एज में हैं, इन 2000 सेंचुरी में, जब तब ये चीज़ें हमारे को लगता है कि नॉर्मल थी. आप हमारी अपब्रिंगिंग में हमारे को हेल्प की है इन्होंने, क्योंकि जब ये हमें पास रिस्ट्रिक्शंस थी, थोड़ा सा मार पिटाई थी, थोड़ा डर था, तो इसीलिए हम आज ऐसे हैं. एंड वी डोंट हैव एनी बैड हैबिट, या कह सकते हैं कुछ चीज़ें हैं. तो ये चीज़ें भी तो है ना, कि तो ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि कौन सी बात ठीक थी, कौन सी बात गलत है. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं. डिसिप्लिन आया आज 70s 80s के किड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, मगर मुझे आज एक बात बताओ कि कितने 70s और 80s के बच्चे आज अपने माँ बाप के साथ अपना दिल खोल के बैठ के बात कर पाते हैं? हाँ, दैट इज़ द थिंग. ये नहीं है. आज के बच्चे हमारे सामने आकर सब बात कर पाते हैं बिकॉज वी गिव देम दैट स्पेस. हम क्यों नहीं कर पाते थे? एक आंख की शर्म, या एक्चुअली, और दूसरा थोड़ा डर कि होता था. ये बात इनके सामने कैसे कर सकते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. ये बिल्कुल होता है ऐसा. तो दैट इज अपने भाई बहन के साथ भी अगर हम सच में जी ही नहीं रहे हैं और अगर हम सिर्फ ट्राइंग टू लुक गुड हैं कि मेरे पेरेंट्स को ये ना लगे कि मैं तो ऐसी बात सोच भी सकता हूँ, तो दैट मीन्स आई एम प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स. तब आप मुझे बताओ कि एक इंसान जो प्रिटेंस में जी रहा है, एक मास्क पहन के रह रहा है अपने घर के अंदर, उसका हेल्थ कैसा होगा? दैट्स द थिंग. उसका फिजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट क्या होगा? मैं बताऊं आपको, उसको थायराइड के पूरे चांसेस बन सकते हैं. थायराइड के? एंड हाउ इज इट? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी बॉडी, मैं प्योर स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी बॉडी, एक है फिजिकल बॉडी, एक है एनर्जी बॉडी. जब मेरी एनर्जी बॉडी में एक इमोशन अटक गया कि मैं अपनी बात सच बोल ही नहीं सकती हूँ, यहाँ मुझे अपनी हर बात को राशन करके बात करनी पड़ेगी. दैट मीन्स मैंने अपने आप को कहीं तो इसको बंद कर दिया ना, अपने ऑथेंटिक एक्सप्रेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने फ्रीडम को, अपनी ट्रू वॉइस जो मेरी अंदर की सच्चाई है उसको मैंने दबा दिया, सप्रेस कर दिया. आप किसी भी एनर्जी को बहुत देर तक सप्रेस करके रखो तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे ग्रोथ आएगी या सप्रेशन आ जाएगा? सप्रेशन आएगा. जहाँ जहाँ सप्रेशन आएगा वहाँ ग्रोथ आएगी या बीमारी आएगी? वैसे बीमारी होगी. सो व्हेन दैट एनर्जी गेट स्टक हियर, ये हमारा एनर्जी सेंटर है. जब हम चक्रास के बारे में बात करते हैं, 7 चक्रास के बारे में बात करते हैं, तो थ्रोट चक्रा इज द सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन. मैं यहीं पे आने वाला था कि आर यू ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस? यस, वेरी मच, वेरी मच. ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग. तो जब मेरा थ्रोट चक्रा स्टफ हो गया या मैंने उसको सप्रेस कर दिया, तो मेरी एनर्जी तो यहाँ स्टंट हो गई ना. तो यहाँ पर क्या होगा, जिसको हम आम भाषा में ब्लॉकेज बोलते हैं, बट एनर्जेटिकली उसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं. तो यहाँ की एनर्जी हो गई इम्बैलेंस. दैट मीन्स मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ, मगर मैं कह नहीं पा रही हूँ, मगर मैं मेरे एक्शंस में अग्रेशन निकल रहा है, मगर मैं बोल नहीं रही हूँ. तो अब जो अग्रेशन आ रहा है, जो आप पैसिव अग्रेसिव हो जाता है इंसान,
अंदर तो उसके गुस्सा ही बैठा है ना, वो दैट पर्सन वांट्स टू येल एंड शाउट एंड से यू ऑल डिड रॉन्ग टू मी, मगर वो बोल नहीं रहा है बिकॉज आंख की शर्म है ना। हम अपने घर के बड़ों को ये नहीं बोल सकते ना कि आई वाज हर्ट। एक तो गैप भी है ना, क्योंकि ऐसा आज की जनरेशन में तो चलो पेरेंट्स का बच्चों अब का नहीं है गैप ना, बहुत कम है। बिकॉज हमने सीख के अपने बच्चों के साथ वो इम्प्लीमेंट कर लिया। सो ये भी कह सकते हैं कि वी आर द जनरेशन जिन्होंने वो गैप देखा, एंड वी आर द जनरेशन जो ये गैप कम कर रही है। करेक्ट, एवरी जनरेशन इज अ चेंज मेकर। ऑब्वियस है। हमारे पेरेंट्स भी अपने टाइम के चेंज मेकर्स है ना। हाँ। उन्होंने अपने पेरेंट्स के टाइम से आगे बढ़ के बहुत सारी आगे एवोल्यूशनरी जर्नी एट द एंड ऑफ इट वो बढ़ता ही जाएगा। एग्जैक्टली। इनके जनरेशन के आगे आने वाले बच्चे जो होंगे वो इनके लिए भी चेंज मेकर्स होंगे। Right. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ, वो तो बदलने वाला नहीं है। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर रहे हैं, हम अपने ट्रॉमास के रिपेयर कह सकते हैं या हीलिंग कह रहे हैं। करेक्ट। सो स्पिरिचुअलिटी और जो हीलिंग है, हीलिंग को स्पिरिचुअलिटी के साथ हम कनेक्ट करके देख रहे हैं। इज इट क्रॉसिंग द पाथ और दे आर वॉकिंग टुगेदर और हाउ इट इज? दे आर ऑल वॉकिंग टुगेदर। ओके। न्यूरोसाइंस, हाँ, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी वॉकिंग हैंड इन हैंड। कैन यू एक्सप्लेन? न्यूरोसाइंस क्या बोलता है कि हमारा नर्वस सिस्टम, आज हम अगर उस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। Yes, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड के बारे में बात करते हैं कि जब कोई थ्रेट फील हुआ मेरे दिमाग को तो माय ब्रेन वेंट इनटू आइदर फाइट मोड कि मैंने उसके साथ लड़ाई कर ली, और फ्लाइट मोड कि मैं वहाँ से भाग गई, या फ्रीज मोड कि मुझे समझ ही नहीं आया मुझे यहाँ कैसे एक्ट करना। सो यही 3 बिहेवियर टाइप्स होते हैं जब हम किसी भी थ्रेट सिचुएशन में आते हैं या मेरे ब्रेन ने परसीव किया थ्रेट है। जब हम सेफ्टी फील नहीं करते हैं तो हम कैसा बिहेव करते हैं? कोई भी इंसान जो सेफ नहीं फील करेगा वो थ्रेटन्ड और डरा डरा रहेगा ना। वो कभी भी फुल पोटेंशियल पे एक खुल के हंसेगा नहीं, खुल के क्रिएटिविटी नहीं अपनी शो कर पाएगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ही कर रहा है तो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आ पाएगा। राइट, ये हुई साइकोलॉजी की बात के उसके बिहेवियर में आना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी की बात जब हम करते हैं तो उसका जो एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है, वो जो एनर्जी वाइब्रेशन जो वो चला रहा है, मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो व्हाट यू आर यू अट्रैक्ट द सेम थिंग। तो एनर्जेटिकली भी वो वही क्रिएट करता जा रहा है जो उसके आजू बाजू मतलब जो उसके अंदर चल रहा है, वो द सेम थिंग गेट्स क्रिएटेड आउटसाइड ऑल्सो। सो ये हर लेवल पे काम हो रहा है ना। इट इज माइंड, बॉडी एंड सोल। राइट। तो ये कनेक्शन कैसे बनेगा? ये कनेक्शन हम बनाएंगे कैसे? जब हम ऑल एलिमेंट्स को साथ में रखेंगे, दैट माई फिजिकल बॉडी, माई इमोशंस, my thoughts and my feelings and my spirituality come together. That's my entire being ना। तो इस हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हर इंसान को फिर है ना हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच। आपने मेरा जवाब दे दिया। That's right. So हम ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि खाना खाने की जरूरत किसको है, सांस लेने की जरूरत किसको है, हीलिंग की जरूरत किसको है। हम सबको। We cannot differentiate, क्योंकि हर किसी की लाइफ में वुंड्स है ना। कोई ऐसा इंसान है जिसके लाइफ में कोई वुंड नहीं है? वैसे नॉट कोई हो ही नहीं सकता ना। तो हीलिंग की जरूरत किसको होती है? हर किसी को। नर्चरेंस की जरूरत किसको है? हर किसी को। रिपेयर की जरूरत किसको है? हर किसी को। सो इज इट नेसेसरी कि वी डू दैट? अगर ना करें तो क्या होगा? ना करें तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं डेंजर्स दिखा देती हूँ आपको। कि अगर हम हील नहीं करते हैं तो क्या होता है। हम हील नहीं करते हैं तो हमारा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अननोइंगली चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो पास डाउन हो गई मेरे नेक्स्ट जनरेशन पे। तो अब जो पेन मेरा है और मेरे बच्चे के अंदर भी वही एनर्जी फील्ड आ गई और वो पैटर्न आ गया, और अब मैं देख के बोल रही हूँ मेरे बच्चा तो ये डिजर्व नहीं करता ना। क्योंकि मेरे बच्चे ने तो कुछ गलत नहीं किया। Can you explain with some example? इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं, राइट? इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा मीन्स ट्रॉमा दैट passes down from one generation to the next. Epigenetics and neurobiology have proven that information travels in genes. Right? Yes, right. Now, information तो filter नहीं हो सकती ना. Information is information. Obviously. Right?
जब हम बोलते हैं कि मदर को अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में रखो बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग, और हम उसको बोलते हैं गर्भ संस्कार सुनो, यू नो, लिसन टू गुड वाइब्रेशन म्यूजिक, एंड आप फाइट वाली मूवीज मत देखो, यू नो, इनके आसपास एनर्जी अच्छी रखो. क्यों? बिकॉज द लाइफ दैट इज हैपनिंग इन साइड हर इज ऑलरेडी अब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन. वो हो गया एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन. नाउ whatever the experience of the mother and the father are in their life at that point in time when a child is conceived, ये सारा एनर्जी भी तो बच्चे में आ गया. Yeah. मदर एंड फादर के डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है, जो उनके रिस्पेक्टिव लीनिएजेस से आ रहा है, मदर के लीनिएज से और फादर के लीनिएज से, मदर के भी मदर साइड से एंड फादर साइड से, फादर के भी मदर एंड फादर साइड से, दोनों. ठीक है. नाउ ऑल दिस इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेटिव एक लाइफ बन रही है. राइट? हम जब दिखते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे, हमारी जब चॉइसेस हमारे पेरेंट्स के जैसी होती है, हमारी सोच हमारे पेरेंट्स के जैसी होती है, हम किसी उसको बच्चे को कुछ ना भी सिखाएं तो भी उसकी एक रेजोनेंस किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ हो जाती है. दैट मीन्स एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग द चाइल्ड दैट इज टेकिंग शेप. एक और एस्पेक्ट बताती हूँ मैं आपको इसका. When your grandmother was pregnant with your mother, जब आपकी नानी एक्सपेक्ट कर रही थी आपकी मदर को, your mother was carrying all the eggs that she needed in her entire lifetime at that point in time. मतलब जब वो 5 months की fetus थी आपकी नानी के womb में, she was carrying all the eggs that she needed in her entire lifetime, which means you and I were present at that time. Okay. जो एग उनके लाइफ टाइम में बाद में जाकर फर्टिलाइज हुआ, वो एग उस टाइम प्रेजेंट था. सो दैट मीन्स व्हेन माय नानी वाज प्रेग्नेंट विद माय मदर, all that was going on in my nani's life was also impacting me. So I was present in my mother's body, in my grandmother's body. Can I say it is just a theory or it is? It is proven. It is written in a book by Bessel van der Kolk. Is it? Okay, that is interesting. I would love to read. Yeah. I will share the name of the book and where it is written. But it is this is not my theory. It has been proven by scientists, which is why I'm sharing this information here. And I'm quoting Bessel van der Kolk here. So, ये information जानने के बाद अब आप सोचो कि हम जड़ पे काम कैसे करेंगे? We will go back to the roots of where something began. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनजस्टिस का पैटर्न है या कोई मनी रियलिटी का पैटर्न है, तो डिड इट रियली स्टार्ट विद मी? मे बी नॉट. मे बी इट स्टार्टेड वे बैक, इवन बिफोर आई वॉज बॉर्न, इवन बिफोर माई मदर वॉज बॉर्न. राइट? सो अब इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा पैटर्न्स के बारे में जब बात करते हैं, तो आई वेरी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन. इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में जितने लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने वो वाले टाइम्स देखे, दे लॉस्ट एवरीथिंग. राइट. एंड उन्होंने जीवन जीरो से शुरू किया आफ्टर लूजिंग पीपल, मनी, होम, बिजनेस. जो उन्होंने सब अपनी लाइफ पूरे शुरू से बनाई थी ना, वो सब एक एक करके उनके आंखों के सामने चला गया. राइट. वो अपना घर तो उठा के नहीं लेकर आए ना. नहीं. दे लेफ्ट दैट होम देयर. जो उन्होंने कितने प्यार, हर कोई अपना घर बहुत प्यार से बनाता है. कोई अपना बिजनेस भी बहुत एफर्ट लगाकर बनाता है, वो सब वहीं रह गया. बिल्कुल रह गया. राइट? अपने 2 हाथ से जो उठा के लेकर आ सके वो लेकर आ गए. वो रास्ता भी इजी नहीं था, अट्रॉसिटीज थी, रास्ते में भी लोगों को मारा गया, काटा गया. वी नो उस ट्रेन पे क्या हुआ था. एंड जब लोग यहाँ पहुंचे तो रेफ्यूजी कैंप्स में से शुरू हुए. वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं था. लोगों ने बहुत बहुत बुरे हालात में जीवन जिया. माई ग्रैंडफादर कोटेड कि उन्हें हैज़ा हो गया था और वो 15 दिन टेंट में पड़े रहे, एंड कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, एंड समहाउ ही जस्ट सर्वाइव्ड. ही सेज इट वाज ए मिरेकल कि हम जी गए. सही बात है. तो ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्होंने देखी होती हैं, उनकी लाइफ का इम्पैक्ट क्या हो जाता है, उनकी मनी रियलिटी बहुत डर से बेस्ड हो जाती है. जिसने सब कुछ खोया होता है ना, जिसको बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो एग्जैक्टली उनकी रियलिटी वैसी बन जाती है कि वो फियर बेस्ड बन जाते हैं. हर चीज में फियर. ऐसा नहीं हो जाए, संभल के चलो. अथॉरिटी के साथ पंगा नहीं लेना,
डर के चलो, अपनी चादर के बाहर पाँव नहीं पसारो, पैसे बचा के रखो, खाना बचा के रखो। क्यों है इतना फियर बेस्ड चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने सब खोया था, दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग। तो नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, ये ऑब्वियस होगा ऐसा। जिसने गवाया उसको पता है कि उसका पेन क्या होता है। तो आई डोंट वांट कि मेरे बच्चों को ये पेन आए, तो मैं उनको आज ही सिखा दूं कि बेटा सेफ गार्ड योर सेल्फ, राइट, सेफ गार्ड योर फ्यूचर। अपने आने वाले टाइम के लिए पैसा बचाओ, गोल्ड खरीदो, घर बनाओ, यही सिखाते हैं ना हमारे पेरेंट्स। एग्जैक्टली, सेफ्टी क्रिएट करो, Obvious क्योंकि उनकी लाइफ में सेफ्टी ही तो छिन गई थी। और आज जब हम अपनी लाइफ में ऑपरेट करते तो क्या हम फुल कॉन्फिडेंस एंड फुल पावर के साथ ऑपरेट करते हैं, यार कहीं तो डर हमारे को इम्पैक्ट करता है? ऑब्वियसली डर करेगा इम्पैक्ट, क्योंकि वो हमारी जनरेशन हमारे को मिल रहा है। अब एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आकर मेरे सामने बैठता है और मुझे बोलता है, मैम आई रियली डोंट फील कॉन्फिडेंट। जब मैं अपने बॉस के सामने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पनिश कर देंगे, तो मैं ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उसको एज रिग्रेस करके सबसे पहले उसके बचपन तक लेके जाती हूँ, फिर उनकी पूरी हिस्ट्री समझने की कोशिश करती हूँ कि उनकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है एंड वेयर डिड दिस रियली गेट क्रिएटेड फ्रॉम। ओके, सो अब यहाँ पर इनर चाइल्ड भी आ जाता है एंड इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा भी आ जाता है, एंड पूरा मैपिंग करने के बाद देन आई कम टू अ पॉइंट जहाँ हम बात करनी शुरू करते हैं दैट दीज आर द कोर वुंड्स दैट अ पर्सन इज कैरिंग, एंड इसकी आज ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि ये परमानेंट सोल्यूशन आ जाए इसका। एक क्वेश्चन और भी मेरे माइंड में भी रेज हो रहा है, जैसे आप बता रहे कि ये हमारे जो पूरे जनरेशन दर जनरेशन हमारे पास ये जो ट्रॉमा मिलता है हमें या डर मिलता है, सो कैन वी connect it with the karmas also? Yes, 100%. As we are talking about the spirituality also. Yes. So because there might be possibility कि these are the effect of our past life karmas. 100% yes. So ये सब अलग नहीं है. So can we say that कि आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया, now you get punished या you choose to get punished, and then you are linked with that family जिनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है. So ये सब चीजें एक टाइप से सीक्वेंस बनाया गया. 100% yes. That's how it is going to be. That's exactly how it is. Wow. इसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं इसको जस्ट एक एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से समझ लो, ठीक है? कि एक इंसान ने बोला लिसन मुझे ना जाकर एक लेसन सीखना है. तो उसके सारे सर्कल के फ्रेंड्स ने बोला चलो हम भी चलते हैं, ठीक है? उसने बोला विल यू हेल्प मी? तो एक फ्रेंड ने बोला हाँ चल ठीक है, आई विल हेल्प यू विद दिस पर्टिकुलर लेसन. दूसरे फ्रेंड ने बोला हाँ चल ठीक है, आई विल हेल्प यू विद दिस वन. तो वो सब ने एक रोल उठा लिया प्ले करने के लिए, ठीक है? इस फ्रेंड को हेल्प करने के लिए एक मदर बन गई, एक फादर बन गए, एक भाई बन गए, एक बहन बन गए, एक हस्बैंड बन गए, एक बच्चे बन गए, एक टीचर बन गए, एक अब्यूजर बन गए, राइट? और वो सब यहाँ आ गए एक एक करके अपने अपने टाइमलाइन से यहाँ आ गए. प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आकर हम सबको सब कुछ भूल जाता है. अर्थ प्लेन इज सच अ प्लेन जहाँ पर हमें सोल की मेमोरी नहीं रहती. हम यहाँ आकर जीरो मेमोरी से, ऐसा हमें लगता है कि हम जीरो मेमोरी से शुरू हुए हैं. वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है, सोल का इम्प्रिंट है, सोल का सिग्नेचर स्टाइल है, सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ऑन द सोल लेवल हम सबको पता है, बट फिजिकल फॉर्म में इस दिमाग में नहीं मालूम कि ये तो मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है. तो सब लोग आकर अपना अपना रोल प्ले करते हैं और फिर हम बोलते हैं इन्होंने मेरे साथ गलत किया. बट एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? कर्मा इज नॉट पनिशमेंट. कर्मा इज learning your lessons and an opportunity to grow. An opportunity to grow on the ladder of spirituality कि आप आज इस लेवल की कॉन्शियसनेस पे हो, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको ये लेसन सीखने पड़ेंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान है जिसके अंदर कंपैशन और काइंडनेस नहीं है, तो उसको ऐसा ही लेसन मिलेगा जो उसको कंपैशन और काइंडनेस सिखा देगी. तो वो क्या स्कूल पनिशमेंट है? Obviously not. स्कूल इज अ प्लेस टू गो एंड लर्न समथिंग सो दैट, और हम एक क्लास में से एग्जाम देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं. कर्मा एग्जैक्टली लाइक दैट कि हम एक लेसन हमें मिलता है, हमें उसका टेस्ट पार करना पड़ता है. वो टेस्ट से हमने कुछ सीख लिया, ये समझ में आ जाता है टीचर को, तब वो हमें बोलती है ओके नाउ यू आर फिट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. दैट्स एग्जैक्टली हाउ कर्मा वर्क्स. So in short we can say that this whole earth is a playground जहाँ पे हम सब आ रहे हैं, खेल रहे हैं. हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले किया हुआ है, लेकिन पर एक्चुअल हमारी जो सोल है या जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को ओबे करने वाले हैं, फुलफिल करने के लिए वाले हैं. करेक्ट.
राइट, That's बट right. हमें पता नहीं है, डायरेक्टली और Very true. इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली हम वही करने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं पता. Absolutely right. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर हमें पता हो तो? पता हो तो हम उसको मनूवर कर लेते हैं ना. तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को कि अच्छा मुझे अगर ये चैप्टर सीखना है तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग विद इट मैं इसके साथ लड़ाई क्यों करूं. आई वुड लर्न इट इजीली ना. तो ये भी तो हो सकता है कि हम लर्न ही ना करें, क्योंकि हमें पता जब है ये नहीं ऐसा ही learn- होने वाला है, दोस्त है, ये करेगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा. जब नहीं लर्न करते तभी हम सफर करते हैं ना. बिकॉज वट एवर वी डोंट लर्न कीप्स कमिंग बैक इन न्यू फॉर्म्स. एक जगह से अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने नहीं सीखी, वो फिर दोबारा मुझे कहीं और से अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सबक तो सीखना पड़ेगा. वो सीखना ही पड़ेगा. उसके बिना आप यहाँ से आप चले तो जाओगे बट यू विल कीप कमिंग बैक इन द सेम energy field to learn that lesson. Okay, that is interesting. Yeah. So we are just going other side of this discussion. So let's come back to the same thing. And जो ये इनर चाइल्ड हीलिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इसको ज़रूरत है? चलो वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि हर एक को ज़रूरत है, लेकिन किसको ज़्यादा ज़रूरत है? नॉर्मली क्या होता है कि इफ समथिंग एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन माय लाइफ, आई विल नॉट प्रेफर कि यार मुझे कुछ रिकवर, मतलब ठीक करना है अपना, या किसी ऐसी थेरेपी की ज़रूरत है. क्योंकि नॉर्मली थेरेपी को लोग नेगेटिव एस्पेक्ट में लेके चलते हैं कि यार इसका तो दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगी, इसको थेरेपी की ज़रूरत पड़ी है. बट एज टाइम इज चेंजिंग, दीज थिंग्स आर गेटिंग पॉपुलर, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थेरेपीज और दीज प्रोसेसेस. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस होता क्या है, कैसे स्टार्ट होगा, क्या करेंगे, किन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किन के लिए ओके है, अगर नहीं भी है क्या है, कैसे? मुझे बहुत खुशी होती है जब 25-year-olds या 30-year-olds आकर मेरे सामने बैठते हैं. उनसे पूछती हूँ कि क्या सिचुएशन है. वो बोलते हैं कुछ सिचुएशन नहीं है बट आई थिंक आई शुड गो थ्रू दिस प्रोसेस क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता हूँ. ओके. तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रॉब्लम में ही आओ तो ही आप थेरेपी पे जाओ. राइट. ये एक मिथ है कि थेरेपी पे जाने के लिए कोई इशू तो होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है. बिकॉज हम सबके अंदर कोई ना कोई वूंड तो हम कैरी कर रहे हैं. कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी है जो मेरी लाइफ में मुझे वैसा नहीं बिहेव करने दे रही या मुझे वैसी वाली ग्रोथ नहीं लेने दे रही जैसा मैं डिज़ायर करती हूँ. सो अगर आप ये रिकॉग्नाइज कर पाते हो, दैट्स द बेस्ट केस सिनारियो कि कोई सिचुएशन आने से पहले आप पहुंच जाओ. ठीक है. मगर when a situation arises, मान लो कोई सिचुएशन आ गई, रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं लाइफ में, ग्रोथ नहीं मिल रही है, बिहेवियर पैटर्न्स में एंगर का पैटर्न आ रहा है, गिल्ट का, शेम का, रिजेंटमेंट का पैटर्न आ रहा है. जब आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, जैसे ही रिकॉग्नाइज कर पाओ, दैट्स द बेस्ट टाइम टू गो एंड सीक हेल्प. ओके. राइट. हीलिंग कराओ, इनर चाइल्ड के थ्रू जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, व्हाटएवर मेथड यू चूज, seek help. Right. So there is no right time to go. Okay. You can go at any point in time whenever you feel that I am at a point where I don't want to be. And I would like to be here. And I don't know how to get there. So somebody help me, hold my hand and walk me there or show me the path कि मैं वहाँ जाऊँ कैसे. Is it more about the emotional pattern or it can be anything? It can be any pattern. Just like दिमाग से रिलेटेड हो सकता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, मनी पैटर्न नहीं ठीक हो रहा है, या काम में मन नहीं लग रहा है, या मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ, या प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है, या मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पाथ इज नॉट फॉर मी बट आई डोंट नो विच पाथ इज फॉर मी. कंफ्यूजन भी एक कॉज हो सकता है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है. बहुत से लोगों को नहीं है. वो रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं लेकिन पर दे डोंट फील लाइक कि यार मैं जो करना चाहता हूँ वही कर रहा हूँ, बट ये नहीं पता कि मैं करना क्या चाहता हूँ. वो इसीलिए नहीं पता बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर ट्राइंग टू फुलफिल देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस. हम किसी की एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल कर रहे हैं कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं. दैट बिकम्स अ पॉइंट जहाँ हम क्लैरिटी से बहुत दूर होते हैं. एग्जैक्टली. सो ये तो समझ आ गया कि किन को करवा लेना चाहिए या सिचुएशंस ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं. एंड सो व्हाट अबाउट द प्रोसेस? सो सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन. ओके. मुझे आज मालूम चल जाए कि मेरा ये इशू है और मैं इस पे कैसे काम करूं, कैसे काम करने की इन्वेस्टिगेशन मैं करवाती हूँ या कोई कोच करवाते हैं या कोई थेरेपिस्ट करवाते हैं. सबसे पहला प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन कि हम समझें व्हाट एम आई डीलिंग विद, व्हाट इज माय कोर वुड. ओके.
That is the first thing. That is the the first step of this process is identification. Okay. Identification के मेरा wound क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, मुझे क्या क्या करने की जरूरत है. Second step is processing those emotions. Processing those emotions, for example, किसी का unprocessed anger है, किसी का unprocessed guilt है, किसी का unprocessed grief है जो उनके heart center में बैठा है, मगर वो sadness के रूप में आ गया, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं why am I sad, अब मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कहीं जाकर भी मन नहीं लगता, right? या उनको fear आता है कि मैं next step कैसे लूँ, या confusion है, या clarity नहीं है. It can show up in any form. तो वो emotions जो है ना, especially जब हम trauma के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग trauma wounds जब carry करते हैं, for example किसी का abuse का केस है, Okay. अब वो इतना angst आपके मन के अंदर भरा होता है कि आपको हर किसी के ऊपर आप lash out कर रहे होते हैं, मगर आपको reality समझ में नहीं आ रही होती कि इसका जड़ कहाँ है. Okay. एक abuse survivor या तो बिल्कुल कम्युनिकेशन से शट ऑफ कर देते हैं अपने आप को, या फिर छोटे छोटे एपिसोड्स में लोगों के ऊपर लैश आउट करते हैं, एंगर में आता है. That is. सो व्हेन यू गो टू अ कोच, पहले हम ढूंढते हैं कहाँ से शुरू हुआ, फिर उस इमोशन को प्रोसेस करवाते हैं. प्रोसेस करवाने का मतलब, प्रोसेसिंग द इमोशन मीन्स उसको एम्प्टी करना. उसको एम्प्टी जब तक नहीं करोगे तब तक एम्प्टी स्पेस नहीं बनेगा फॉर न्यू क्रिएशन टू कम इन. सो लेटिंग दैट इमोशन आउट, उसको पर्जिंग भी बोलते हैं, उसको प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, उसको लेटिंग गो भी बोलते हैं. Okay. सो ये करने के बाद थर्ड स्टेप में आता है रीप्रोग्रामिंग. रीप्रोग्रामिंग में हम न्यू इमोशन, न्यू थॉट, न्यू एनर्जी फील, न्यू वाइब्रेशन, ताकि एक नई क्रिएशन. अब मुझे प्रॉब्लम समझ आ गया, उसको मैंने रिजॉल्व भी कर लिया. अब क्या करूं, एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, खाली जगह में मैं नया सीड लगाऊंगी उस एनर्जी का जो आई वांट टू क्रिएट इन माय लाइफ. Isn't it a kind of manifestation? इट इज 100%. अल्टीमेटली हम सब मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, Okay. मगर मैनिफेस्टेशन जो हम चेक्स लिख कर करते हैं या अपना जर्नलिंग करके करते हैं, वो पूरा भी इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके पीछे की एनर्जी क्लीन नहीं है. अगर मेरी आज एनर्जी फील्ड में स्कैरसिटी है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन देखा, उनकी मनी रियलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम पे, तो मेरे अंदर स्कैरसिटी वुंड आ गया कि मैं हर जगह पैसे के बारे में जहाँ भी बात करूंगी वहाँ मुझे डर लगता रहेगा पैसे से बात करने में, या पैसे को इन्वेस्ट करने में डर लगेगा, या कुछ भी पैसा खर्चा करने में मुझे फियर आएगा. Right. अब इसका जड़ कहाँ मिलेगा मुझे? इसका जड़ मुझे मिलेगा मेरे पास्ट में, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ में, या मेरे बचपन में जो प्रोग्रामिंग हो गई उसमें. Right. तो मैंने उसको पहले प्रोसेस किया, उसको क्लीन आउट किया, उसको पर्ज आउट किया. अब मैं क्या करूंगी, नई वाइब्रेशन डालूंगी कि नो यार, आई मीन दिस वाज देयर रियलिटी, ये मेरी रियलिटी नहीं थी. मेरी वर्ल्ड में प्रूफ क्या दिख रहा है कि नहीं, सब अबंडेंट है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास घर भी है, मेरे पास खुशी भी है, मेरे पास सक्सेस भी है, मेरे पास सब कुछ है. सो व्हाई एम आई मेंटली थिंकिंग के स्कैर्स है? Right. व्हाई एम आई मेंटली स्टक इन ए लूप के जहां मैं हर बार ये सोच रही हूँ पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है. सो अब रीप्रोग्रामिंग क्या करेगी, उसको दिखाएगी कि देख पैसे है. Right. मगर तुम दिमाग से ही सोच रहे हो पैसे नहीं है, तो तुम्हें नहीं दिखेंगे पैसे. Exactly. So you now rewire your brain to now think in terms of I have and I can create more. तो जब इंसान ऐसी एनर्जी से ऑपरेट करना शुरू करता है तो वो फिर अट्रैक्ट करना शुरू करता है मोर मनी, मोर अबंडेंस, मोर जॉय, मोर पीस, मोर हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, मोर ईज इन देयर एनर्जी फील्ड, मोर गुड हेल्थ, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल मैनिफेस्टेशन. Isn't it like कि जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशंस को, बहुत सारे लोग मिथ मान के चलते हैं जैसे, और अगर सेम चीज़ जैसे हम कहते हैं कि नाम जप करना या कोई भी मंत्र पढ़ना, people accept these things very easily कि भी हाँ ये ऐसे कर सकते हैं, and those are also the part of our manifestation. 100%. क्योंकि भगवान से Yes, मांग रहे हैं, yes. भगवान मुझे ये दे दे, Yes. रोज ये सी बोल रहे हैं बिना बोले, तो वो भी तो एक मैनिफेस्टेशन है. 100% है, बिल्कुल है. इसको सिर्फ साइंस के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो हम उसको मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं, और जब हम उसको स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से या ट्रेडिशनल मेथड हम जो कल्चर में बात करते हैं कि हमने जप किया, भगवान ने मेरी बात सुन ली, वो भी तो मैनिफेस्टेशन ही है. ही है. अल्टीमेटली बात सेम है, कहने के तरीके अलग हैं.
रास्ता अलग अलग दिखा दिया गया। हाँ, कहने का तरीका अलग है। वॉट एम आई डूइंग जब मैं नाम जप कर रही हूँ, वॉट एम आई एक्चुअली डूइंग, मेरी एनर्जी वाइब्रेशन एलिवेट हो रही है। आप जब नाम जप करने से पहले और बाद में क्या अंतर फील करते हो अपनी एनर्जी में? बहुत सारा। बिल्कुल। कि जब आपका थॉट स्कैटर्ड था, आपकी एनर्जी फील्ड क्लियर नहीं थी, मगर जब करने के बाद आपको ऐसा लगा मैं ग्राउंडेड हो गया, मेरी एनर्जी में एक स्टेबिलिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई, और मुझे ऐसा फील हो रहा था नाउ ऑल इज वेल, सब अच्छा है। सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन कुछ ऐसा फील होने लगता वो है। कैसे आ गया? साइंटिफिकली आपने अपनी वाइब्रेशन रेज कर दी। ओके। आप जिस भी फ्रीक्वेंसी पे थे, मान लो घर के अंदर इरिटेशन चल रही है, आज खाने में ये नहीं है, नमक कम था, ये वो, ऑल दैट एनर्जी जो चल रहा था वो लोअर वाइब्रेशन इरिटेशन की फीलिंग थी। आपने जप करना शुरू करा, आपने 108 की माला करी, जो भी नाम आपने हाँ, लिया, you're right. ठीक है, आपने अपनी एनर्जी को पहुंचे यहाँ तक ले आए जहां आपकी एनर्जी अब लव की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। जब आप लव की एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो आपको हर इंसान में प्यार ही दिखेगा, हर चीज में प्यार दिखेगा। आप खुद भी यही फील करोगे, वाओ लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। राइट, दैट्स व्हाई सम पीपल आर वेरी हैप्पी, और Correct. कुछ लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हमेशा ही, यार ये क्यों किया, ऐसा क्या हो गया, वो चीजें हो गई हैं। सो इट्स जस्ट फ्रीक्वेंसी की ही बात है ना। ये हमने साइंस से बोल दिया तो हम इसको मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं, और अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से बोले तो हमने बोला कि जप करके मेरी सुन ली। राइट। एक चीज बताइए मैम मुझे कि हीलिंग प्रोसेस में स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल रोल क्या रहता है, या ये सारी प्रोसेस ही स्पिरिचुअलिटी है? एक ही है, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। हमने अपने मन में डिमार्केशंस बना लिए कि ये साइंस है और ये स्पिरिचुअलिटी, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल एनर्जी, सेम थिंग। हाँ। अब हम यही है कि भाई इसका मतलब कि मार्केट में लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम से सेम चीज़ करवा रहे हैं कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। एट द एंड आपके साथ जो एक्टिविटी हो रही है या जो प्रोसेस आप यू आर गोइंग थ्रू, दिस इज द सेम थिंग। यू आर सिंपली शिफ्टिंग एंड चेंजिंग द एनर्जी वाइब्रेशन, अगर हम Okay. साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें। Once a person start doing the healing process or start taking the healing process, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंज आता है? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज जो आता है वो है अवेयरनेस। उसको अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है दैट एवरीथिंग दैट आई एम नाउ डूइंग हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किन शब्दों में बात कर रही हूँ ना, उस सबका इम्पैक्ट भी मेरी पूरी लाइफ पे आता है। एवरी वर्ड दैट आई स्पीक हैज़ अ वाइब्रेशन। Now, whatever words I speak will be the vibration that I am creating in my life. Number one. Right. Every thought that I think has a vibration. Okay. Every feeling that I feel has a vibration. Every action that I take has a vibration. So that means I am now deliberately, मैं अब जानबूझकर अपनी वाइब्रेशन को कैसे रखूंगी। जब मुझे मालूम चल गया कि मेरी वाइब्रेशन इम्पैक्ट करती है, तो मैं अपनी वाइब्रेशन को एलिवेटेड रखूंगी। That means I will not engage in any conversations जो किसी की bitching कर रहे हैं, किसी की backbiting कर रहे हैं, कोई ऐसा conversation जो लोगों की निंदा ही करता जा रहा है, मैं उसके अंदर शायद सुन लिया, मगर I will not engage my hook in it कि मैं भी उसके अंदर घुस गई fully. I will become aware. The food that I eat, I will become aware of it. The music that I listen to, the content I watch on television, the material that I consume on internet, I will become aware and conscious of it. So awareness is the first step जो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती है ना, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा सा ऊपर जाता है। द सेकेंड थिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ, जिसके लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, What is that? The greatest thing that happens in your life as step number 2 is बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में से छूट जाते हैं। Okay. The And how it is great? The greatest shift is कि आपका पूरा environment आपकी लाइफ को impact करता है। जब आपकी एनर्जी एलिवेट हो जाती है तो आप यू आर नॉट अ वाइब्रेशनल मैच टू दोज एनर्जीज जो आपको नेगेटिव बातों में, किसी की निंदा में, किसी के बारे में बुरा बात करने में, कि चलो चलो आज बिचिंग सेशन करेंगे, आज गॉसिप सेशन करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम सुनते हैं रोज और अननोइंगली एंगेज कर लेते हैं। Right. जब आप अवेयरनेस में जीना शुरू हो जाते हैं, बोलते हो यार नहीं, एक बार आप जाओगे, बोलोगे आई रियली डिड नॉट एंजॉय दिस, मे बी मैं शायद दूसरी बार स्किप कर जाऊं।
तो ये जब छूटेंगे ना आपकी लाइफ में से तो आपको बहुत दुख लगेगा, आप बोलोगे कि यार मैंने तो अच्छा काम करना शुरू किया, व्हाई डिड दिस हैपन इन माय लाइफ, कि ये लोग क्यों छूट रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, मेरे मेरे जितने लोगों के साथ मिंगल करती थी, चाय भी पीती थी, तो वो भी सब यू नो दे आर, आई एम नॉट फीलिंग द सेम एनर्जी विद देम। तो आप एक बार को अकेले हो जाते हो फॉर सम टाइम, फिर आपका नया ट्राइब अट्रैक्ट करना शुरू करते हो जो आपके जैसे लोग होते हैं, जो Same उसी vibration एनर्जी पे। फील्ड के लोग होते हैं, जो हमारी द वाइब अट्रैक्ट्स माय ट्राइब वाली जो बात है ना, वो यहाँ शुरू होती है। सो अभी दो चीजें मेरे माइंड में आए, गांधी जी वाला कंसेप्ट नजर आया, ओके, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, Correct. बुरा मत बोलो। करेक्ट, इट इज द सेम थिंग। इट इज द सेम थिंग। और जैसे हम अपने स्पिरिचुअल जो बुक्स उनमें भी पढ़ते हैं कि किसी की निंदा ना करिए क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप होता है। करेक्ट। तो अब आप मुझे बताओ, ये दोनों अलग नहीं है ना? सेम ही है। साइंस जो बोल रही है, जो स्पिरिचुअलिटी बोल रही है, वो सेम बातें हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट। अलग नहीं है, खाली समझने की बात है। और एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे कि अगर जब हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे तो जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिन जिन के साथ हमने ये चीज़ें बंद करनी, मतलब लेसन लर्न कर लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, दोज पीपल आर गॉन। गॉन, वो क्लोजर आना शुरू हो जाएगा राइट। और फिर नए चैप्टर्स खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्म खत्म हो जाता है। सो इस हिसाब से तो जैसे हमारी इस लाइफ का जो मकसद है, धीरे 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 सारे कॉन्ट्रैक्ट बंद होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे। एट द एंड At जब the end- हमारा अंत आएगा तो सब कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो चुके हैं, हम शांति से जा रहे हैं। जरूरी नहीं है नहीं सबकी है। लाइफ में ऐसा हो। नहीं, मैं एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट बात कर रहा हूं, आइडियल केस सिनेरियो। यस, Yeah. आइडियल केस यस। मगर क्यों ये बर्थ एंड लाइफ का जो साइकिल चलता रहता है, लाइफ एंड डेथ का साइकिल इसीलिए चलता है क्योंकि हमने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं किए इस लाइफ टाइम में। तो मुझे फिर दोबारा आकर यही लेसन्स मिलेंगे, यही सोल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, शायद यही लोगों को दोबारा आना पड़ेगा मेरे लिए। इनडायरेक्टली हमने कुछ ना कुछ तो कर्मा किए होंगे ना, उनके Correct. जो रिपरकशंस हैं वो हमें तो फेस करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। सो वो चीज़ें तो होंगी, बट एट द एंड आइडियल केस सिनेरियो सभी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होंगे, आपके सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे, एंड देन यू आर हैप्पी टू गो। जब वो होगा ना, तब आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। हाँ, वो नेक्स्ट लेवल में क्या है ना, फिर शायद वहाँ फिजिकल बॉडी में दोबारा आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस इज इंटरेस्टिंग। जहाँ हमारे असेंडेड मास्टर्स एंड गुरुज बैठे हैं, वो सब 12th डायमेंशन में हम सब की वेट कर रहे हैं कि कब हम ये सब कंप्लीट करके असेंड कर जाएंगे। वो ऑलरेडी असेंड कर चुके हैं, मगर वो ह्यूमैनिटी का वेट कर रहे हैं कि कब हम सब भी अपने सब लेसन सीख कर डुअलिटी से वननेस की एनर्जी में जब हम आ जाएंगे, वी विल स्टॉप गेटिंग इनटू द लूप ऑफ कर्मा अगेन। वननेस का मतलब क्या है? मैंने आपको ऐसे ही देखा, यू आर अनदर मी, आई एम अनदर यू। जब मैं इसको एक्चुअली फील कर लूँ, दैट इज द टाइम व्हेन आई विल नॉट हैव टू कम बैक। अगर मेरा अब्यूजर भी है ना, दैट इज ऑल्सो अनदर मी। एवरीथिंग दैट आई एम सीइंग इन माई लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट माई सोल इज ऑपरेटिंग एट। अभी मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, व्हेन यू आर ट्रीटिंग और हीलिंग अदर पीपल्स, इट मस्ट बी अफेक्टिंग योर सेल्फ आल्सो, क्योंकि हर रोज इतना नेगेटिव सुन रहे हो, नेगेटिव लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, एंड इट मस्ट बी अफेक्टिंग यू आल्सो। Initially, it used to affect me a lot more. ओके। मगर एज अ हीलर, एज अ कोच, एज अ प्रैक्टिशनर, अपना सेल्फ केयर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम बहुत स्ट्रिक्ट, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम है कि मैं बहुत सारी जगहों पर नहीं जाऊँगी। फॉर एग्जाम्पल, पब्स एंड क्लब्स जहाँ पर ड्रिंकिंग स्मोकिंग चल रही है, मैं उस एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ जाकर मेरी एनर्जी में अटैचमेंट आएगी ही आएगी, तो मुझे वो नहीं चाहिए। ओके। आई एम वेरी पिकी एंड चूजी अबाउट हु आई एंगेज विद, हु आई मिंगल विद, व्हाट काइंड ऑफ फूड आई ईट, राइट। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आई एंगेज इन। सो अवेयर हो गई हूँ। और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए स्ट्रिक्ट हो जाना, एक अपनी प्रैक्टिस को अपने साथ बांध के रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एज ए कोच, एज ए हीलर, एज ए थेरेपिस्ट, कोई भी जो इस डोमेन में काम करता है, वो सब आपको आकर यही बात बताएंगे कि हम अपने लिए बहुत कॉशियस हैं। सो यू आल्सो डू द ऑरा क्लेंजिंग वर्क और द थिंग्स। वो तो एवरी डे। ये सब चीज़ें मेरी लाइफ हैं। दे आर नॉट एन एक्शन दैट आई डू, दीज आर द थिंग्स दैट आई एम नाउ। So one more question, just like कि when you have some classes or like a group classes therapy चलती है,
तो उस टाइम में भी तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे की वाइब्रेशन, मतलब जो एनर्जी एक दूसरे को वाइब्रेट करती है, कनेक्ट करती है, उसको अफेक्ट भी तो कर सकती है। हाँ बिल्कुल करती है, बट जब जब मैं क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, मान लो मेरे पास क्लासरूम में 200 लोग बैठे हैं, 300 लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर हम बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाकर बैठते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट एंड शील्ड करते हैं, और एक्सेस जहाँ तक देने की बात है उसके लिए कॉशियस हो जाते हैं, एंगेजमेंट अपनी जहाँ तक है उसके लिए भी अवेयर हो जाते हैं। सो दैट मीन्स हमें बहुत सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस लगाकर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट एंड शील्ड करने की ज़रूरत होती है, और वो अप्लाई करने ज़रूरी हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ोगे, आपकी एनर्जी फील्ड में आप इरिटेशन में, आप लोअर वाइब्रेशन में जाओगे, किसी की भी एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर देगी, करती भी है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं करती। कभी कभी जब आप थोड़ा सा इजी ले लेते हो और आपको लगता है कि अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त आकर कोई ना कोई एनर्जी आपको पुल डाउन करती है। एक बात समझने की, जब कोई हाई वाइब्रेशन में चल रहा होता है, और जैसे कि जब मैं क्लास ले रही हूँ, मान लो 50-70 पीपल आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो सबकी एनर्जी तो पॉजिटिव नहीं हो सकती इस वक्त, राइट, ऑब्वियस है। तो किसी की तो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है ना। बिल्कुल। एक हवा में उड़ने वाली एनर्जी को नीचे गिराने के लिए इतना सा वेट भी काफ़ी है, तो छोटी सी नेगेटिविटी भी आपको आकर अटैच हो सकती है, और वहाँ से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर सेल्फ वर्क, अपना जप, अपना मेडिटेशन, अपने क्लेंजिंग प्रोसेसेस, अपनी एनर्जी को सेफ गार्ड करना, साइकिक अटैक से बचना, ये सब प्रोसेसेस रोज़ करते हैं हम, रोज़। और कितना टाइम लगता होगा इसमें? अब तो नेचुरली हो जाता है ना, तो ऐसे कोई सेपरेटली बैठ के करने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये तो अब रूटीन की चीज़ें हैं। जितना टाइम ब्रश करने में लगता है या खाना खाने में लगता है, उतना ही टाइम लगता है अब इन सब चीज़ों को करने में। मेरे माइंड में आ रहा है अभी कि डू यू बिलीव इन एनर्जी, राइट? यस, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। सो यू आल्सो बिलीव इन नेगेटिव एनर्जीज। यस। सो इन डिफरेंट सेंस, हैव यू एवर फेस सच काइंड ऑफ केस जहाँ पे ट्रॉमा नहीं था, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज का ही इफेक्ट था? हाँ, होता है। कैन वी टॉक अबाउट दैट? बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास एडिक्शन का सिचुएशन लेकर। ओके। जब भी कोई एडिक्शन का केस लेकर आता है, मान लो वो स्मोक कर रहा है या स्मोक अप कर रहा है या ड्रिंकिंग है या ड्रग्स है या किसी भी टाइप का एडिक्शन का मतलब कुछ अटैचमेंट है, ओके। एन एनर्जी विदाउट अ बॉडी। अब ये एडिक्शन तो ऐसा भी हो सकता है, कोई किसी को लेके कोई एडिक्शन होगी किसी को कि हाँ, कुछ भी लोअर वाइब्रेशनल फील्ड की एडिक्शन। ओके। तो ये चीज़ें, या सुसाइड का केस जब आता है, तो ये सब एक्सटर्नल एनर्जी इंटरवेंशंस होती है इसके नहीं, एक मिनट, सुसाइड का केस कैसा है? अगर बंदे सुसाइड ही कर लिया, सुसाइड कर लिया नहीं, मतलब कोई उस पॉइंट तक पहुंच गया और फिर मुझे बताया कि मैं वहां तक पहुंच गई थी या पहुंच गया था। लाइक जैसे मेरे पास एक केस आया था, एक लेडी बॉम्बे से, रात को 3 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, और मालूम नहीं कैसे मेरी नींद खुल गई और मैंने इंस्टाग्राम रात को 3 बजे खोल के देख भी लिया, एंड शी सेड आई एम सुसाइडल, कैन यू हेल्प मी? और मैंने उनको तुरंत जवाब दे दिया, एंड शी सेज यू सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि आपने मुझसे बात कर ली, एंड यू टॉक्ड मी आउट ऑफ इट। और जब मैंने उनको प्रोसेस किया तो वहाँ बहुत सारी एनर्जीज थी, एक नहीं थी। So can I say that when she messaged you, at that time some energy passes there, and major, उसी के कारण आप उठे हो? हाँ, some positive energy helped her and helped me get up and see that message at that point. कि कुछ तो नेगेटिव फोर्स थी, मगर उससे ऊपर कुछ और फोर्स थी जिसने बचा भी लिया। Right. And do you believe in some kind like angels? I'm taking it the जिसको other way. आप पॉजिटिव एनर्जी बोल रहे हो, वो हायर वाइब्रेशनल बीइंग्स को एंजल्स बोल दो। Sometimes that catch your attention, okay? या फिर आपकी attention एकदम उठा देते हैं। Yes, very much. हर इंसान के गार्डियन एंजल्स होते हैं, हर इंसान के खुद के टीममेट्स होते हैं जो आपकी मदद तब करते हैं जब आप उन्हें बुलाते हो, और हमें पता नहीं होगा कैसे, और हमें पता नहीं होता, और नाराज भी होते हैं। हो भी सकते हैं जब आप उनकी बात नहीं सुनते, वो बार बार आपको बताने की कोशिश करें, सुनो ये रास्ते पे नहीं जाना, इस इंसान को फोन नहीं करा, आप नहीं सुन रहे, आप करते ही जा रहे हो। Okay. So मैम, इन सब के बाद मेरा एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू गेट इनटू दिस फील्ड? Very interesting this is. Is it some kind of study you have done, और बचपन से इंटरेस्ट था? What happened? बचपन से इंटरेस्ट 100% था। मेरे Okay. पेरेंट्स बहुत स्पिरिचुअल हैं। एज आई टोल्ड यू, माय मदर इज़ अ Yes, सीनियर स्पिरिचुअल टीचर, माय फादर इज़ आल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल मैन, और वो हमको हर रोज़ शाम को ओशो की किताब पढ़ के सुनाते थे। मेरी मम्मी हमें ब्रेकफास्ट नहीं देती थी जब हम मेडिटेट नहीं करते थे। तो वो कल्चर
घर में हमेशा से था, मतलब इट वॉज नॉट न्यू थिंग दैट एंटर्ड इन माई लाइफ, हम बड़े ही उसी कल्चर में हुए थे. बट मेरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरी लाइफ में ट्रॉमा आया. At the age of 13, I was abused in my own home by a trusted adult. मेरी फैमिली किसी को जानती थी और वो इंसान मेरे घर एक ट्यूटर बन के आते थे, and he used to abuse me in my own home, in my secure home. 90% of cases abuse के अपने ही घर में होते हैं और अपने ही लोगों के थ्रू होते हैं. Okay. So मेरे साथ भी ये हुआ. One day my mother kind of gauged के कुछ गड़बड़ है. And she asked me, कुछ हुआ? And I said, yes. And she says, do you want this person around you? I said, absolutely no. She threw the person out. So ये एपिसोड होने के बाद मैं शेकअप हो गई, मेजरली शेकअप हो गई अपने इंटरनल वर्ल्ड में. कॉन्फिडेंस, सेफ्टी एंड ट्रस्ट इन माई ओन सेल्फ, ये सब चीज़ें शैटर होनी शुरू हो गई. और मुझे एंग्जाइटी वहाँ से शुरू हुई थी. Okay. बट मुझे पता नहीं था कि इसको एंग्जाइटी बोलते हैं. मुझे लगता था कि ये जो फीलिंग है ना, ये जो धक 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 सी फील होती रहती है, ये सबको होती होगी शायद. Okay. मुझे लगता था ये नॉर्मल है. और मैं जब किसी को देखती थी ना कि वो किसी सिचुएशन में बहुत कॉन्फिडेंट है और उनको तो डर नहीं लग रहा, और मुझे तो मेरे तो हाथ ठंडे हो रहे हैं और पैर ठंडे हो रहे हैं और मुझे तो सांस आने में भी मुश्किल हो रहा है, एंड मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बस मुझसे बोला ही नहीं जाएगा, मेरी आवाज़ कांपती थी. मुझे लगता था कि ये तो सबके साथ होता होगा ना. बट मुझे रियलाइज हुआ कि ये सबके साथ नहीं होता, ये मेरे साथ हो रहा है. Okay. ये सबकी रियलिटी नहीं है. और ये बात मुझे बहुत देर बाद समझ में आई. Okay. ये अब्यूज होने के बाद स्कूल में एक ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ मेरे इसी सिचुएशन से मैं बहुत सैड रहने लगी, एंड आई बंक्ड वन क्लास. सो माई प्रिंसिपल एंड माई वाइस प्रिंसिपल थॉट इट वॉज एन अप्रोप्रिएट थिंग टू डू कि मुझे सिवियरली पनिश किया जाए. सो दे पनिश्ड मी. मुझे मेरे सेक्शन में से निकाल कर दूसरे सेक्शन में डाल दिया, पूरे बैच के सामने खड़ा करके लेक्चर बोला. अब एक 16 ईयर ओल्ड को अगर आप ऐसे एक्शन में डाल दो तो वो बच्चा तो अंदर से जीरो हो जाता है, उसके लिए होप कुछ नहीं होती. Right. मैं रोज स्कूल जाती थी सिर्फ रोते हुए, और वहाँ बैठकर पूरा दिन रोती थी और कुछ भी किसी से बात नहीं करती थी. वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठना पड़ता था रोज टिफिन खाने के लिए. बस चेंज कर दिया, हाउस चेंज कर दिया, दोस्तों से दूर कर दिया, Just because कि एक क्लास बंक हुई थी. एक बंक कर दिया. Okay. That had a very big impact on my life. So can we say that was the second trauma? That was the second trauma. Okay. The next year I wanted to go back to my friends. मैंने स्कूल चेंज कर लिया, सब दोस्त वहाँ थे. आर्ट से कॉमर्स में शिफ्ट हो गई, थिंकिंग कि अब सारे दोस्त यहाँ आए, अब मेरा अपॉर्चुनिटी यही है इन लोगों के साथ वापस जाने का. बट ऑब्वियसली जब लोग मूव ऑन कर जाते हैं, आप होपफुल हो जाते हो, लोग मूव ऑन कर जाते हैं. बचपन में आपको ये बातें समझ में नहीं आती हैं. उस साल मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं किसी तरह मेरे दोस्त मुझे वापस मिल जाए, बट इट डिड नॉट हैपन. आई फेल्ड दैट ईयर in grade 11. For a girl to fail in grade 11, you're 17, you're a grown up, you're almost an adult. It is a matter of big shame. Yeah. So then you try and look for support, acceptance. Especially you are not in the government school kind of things. Yeah. मैं एक बिजनेसमैन की बेटी, मेरे फादर का सोसाइटी में एक नाम, मेरे पेरेंट्स का एक ओहदा, all of that gets impacted, and it did. ऐसा नहीं कि मेरे एक्शन से या मेरी लाइफ के चीज़ों से उनके ऊपर इम्पैक्ट्स नहीं आए होंगे. 100% आए, बोला या नहीं बोला, किसी ने भी बोला या नहीं बोला, बट दीज आर थिंग्स दैट मैटर ए लॉट. So what happened next? This really badly impacted my life, and I made some horrible decisions in my life after that. By the time I turned 19, मैंने इतने horrible चीज़ें देख ली थी कि I was beaten up by somebody, black and blue, with a fractured nose. Horrible चीज़ें देख चुकी थी मैं तब तक. By 19, मैं ऐसे हो गई थी कि I can't trust anybody. Nobody is worth it. और अंदर से मैं वीक फील करना शुरू कर दिया था कि लाइफ ना सपोर्टिव नहीं है, और ग्रोथ होती होगी दूसरों लोगों के लिए होती है, सक्सेस होती है दूसरों लोगों के लिए होती होगी, मेरे लिए नहीं है. सो आई बिकम वेरी वेरी नेगेटिव अबाउट लाइफ. बट देन स्पिरिचुअलिटी वाज द वन दैट सेव्ड मी. मेरे बचपन के जो प्रैक्टिसेस मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाए थे, दोज आर द वंस दैट सेव्ड मी. आई वाज आल्सो ऑन द एज. मैं भी सुसाइडल थी, मगर कुछ था जो वापस ले आया.
So what was that moment? That was the divine energy that was always with me, or blessings कह लो, yeah, there was this massive energy that had to make me live. आज मुझे लगता है कि more than that it was my soul's purpose that brought me back. Okay. मुझे वो सब पेन इसलिए मिले ताकि मैं उस सारे पेन को कन्वर्ट करके आज इस पर्पस के लिए जी सकूं कि आज जो काम करती हूँ इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस. मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं हीलर बनूंगी, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगी कभी. मैं टीचर तो कभी बनना ही नहीं चाहती थी. मैंने तो अपनी मम्मी को टीचर देखा था, नानी को टीचर देखा था, तो ये तो प्रोफेशन मेरे लिए था ही नहीं कि ये तो कान खींचते हैं हर वक्त. ये थोड़ी बनना है मुझे. सो आई डिडंट नो कि मैं ये काम करने वाली हूँ. बट माई Okay. ओन ट्रॉमा ब्रॉट मी टू दिस पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग विद पीपल. तो मैं 2001 से नेचुरल काउंसलिंग करना शुरू हो गई. एक मिनट, अभी तो हम एक जंप कर नेचुरल काउंसलिंग करना शुरू हुए ना. हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दोस ट्रॉमास? वो What you प्रोसेस did? रहा. मतलब उस टाइम पे जब मैं 19, 20, 21, 22, 23 ये वाले जो मेरे साल थे, ये मैंने 100% अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एवरी डे लगाए. Okay. You start following someone or you एट just दैट पॉइंट इन टाइम बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी. मुझे आर्ट ऑफ लिविंग आता था, मुझे क्रिया करनी आती थी, मुझे मेडिटेशन करनी आती थी, मुझे ब्रेथ वर्क आता था, और मुझे डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाना आता था. Okay. इस टाइम तक मैं रोज़ ये सब प्रैक्टिस करती थी, एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ. Okay. जब मैं ये प्रैक्टिस करती थी तो इन सारी चीज़ों ने, और मैं कुछ प्रोसेसेस ऐसे करती थी जो डीपली स्पिरिचुअल थे, जिन्हें वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट दे वर हैपनिंग विद मी एंड आई डिड नॉट नो व्हाट इट इज़. Okay. वो प्रैक्टिसेस ने मुझे जो स्टेबिलिटी दी और मुझे जो जड़ें दे दी ना, कि दोबारा खड़ी होकर अपनी लाइफ को शुरुआत करके और सक्सेस पे सक्सेस आने लग गई. उसके बाद Hmm. सक्सेस ऐसे आने लगी कि मैंने पढ़ाई करी तो पढ़ाई चल गई. Okay. कन्वेंशनल एजुकेशन की तरफ मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था, बट मैं टूरिज्म ग्रेजुएट बन गई. मैंने नौकरी करी तो वो नौकरी चल गई. वो नौकरी चली तो ऐसी चली कि मुझे हर 6 महीने में मुझे ग्रोथ मिल रही थी, कि मुझे प्रमोशन मिल रही थी, मुझे सैलरी हाइक मिल रही थी, मुझे दूसरा डिपार्टमेंट बुला रहा था, मुझे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बुला रही थी. सो जब आप मेरी एनर्जी जब चेंज हो गई, फ्रॉम पेन टू पावर आ गई, Right. दैट वाज माय फुटिंग. दोज वर द फॉर्मेटिव ईयर्स. मेरे एक्चुअल फॉर्मेटिव ईयर्स वहाँ से शुरू हुए, जहाँ मैंने पेन को पावर में कन्वर्ट करना सीख लिया कि कैसे एडवर्सिटी में से भी आप खड़े हो जाते हो दोबारा. Hmm. तब मैं नेचुरल काउंसलर बन गई. Okay. 19 में सब एपिसोड्स मेजरली हो चुके थे. बाय 21 में लोगों की मदद करना शुरू हो गई थी. बिकॉज आप जब अपनी लाइफ में पेन में जी चुके होते हैं ना, तो आपका सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है, जिसको भी आप मिलो अगर उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है ना, तो आप उसकी हेल्प करना शुरू हो जाते हो. You know the road. यू नो द पाथ. Yeah. एब्सोल्युटली. तो मैं वही करने लग गई, लोगों की हेल्प. बट वो करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये इनफ नहीं है. Okay. आई मीन व्हेन अ पर्सन कम्स टू मी, तो मैं भी इफेक्ट हो रही हूँ, और उनकी मैं पूरी रेजोल्यूशन नहीं कर पा रही, सिर्फ सुन पा रही हूँ बातें. And I can tell them certain things out of my own experience, but that is an unprofessional way of dealing with things. Right. That is when I decided कि मैं अब इसको, और ये इंटेंशन थी उस टाइम पे, तब भी मैंने कुछ किया नहीं इसके बारे में. Okay. I kept doing natural work, और मैं जॉब करती थी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में. I worked till 2009. When I quit my job, तब मैं full time learning में आ गई. Okay. That is when I plunged 100%. Then I became a life coach, a hypnotherapist, an access bars practitioner, और क्या मतलब I practiced 21 healing modalities. So That is amazing. so one thing after the other kept coming and I kept growing. मतलब एक जिसको मुझे जिस चीज़ की भूख थी, मुझे एक्चुअली वो मिल गया, जो मुझे कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं दे पा रही थी. सो अब मेरी लाइफ की लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग शुरू हुई. अब फिर देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद पीपल प्रोफेशनली. Hmm. अभी तक मैं काम करती थी नेचुरल तरीके से, बट देन आई डिसाइडेड So take it to professional. या आई विल हैव टू डू इट प्रॉपरली. Right. So then when I became a life coach, then I opened my practice and I started working with people. First I became a tarot reader. So many, matlab, the thing, you just keep doing one after the other. Can I know that how many people you healed till date? I don't even know, maybe more than 15,000. 15,000.
पूरा शहर कर दिया आपने, ठीक। अब तो आप एक नया शहर आई बसा डोंट नो, सकते मे हो। बी मोर, मतलब मुझे कोई काउंट नहीं है, बट आई एम अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज अभी मैं जब अपना डेटा देख रही थी तो 13,500 लोग तो अभी थे मेरी लिस्ट में, बट आई एम श्योर देयर वर मोर जो अनलिस्टेड थे, सो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रही हूँ उतना. So, would you mind sharing some kind of very interesting case जहाँ पे ट्रॉमा ने मतलब बहुत ज़्यादा असर डाला and it get changed drastically after the healing? So there was this girl that came to me early on. मेरे शुरुआती सालों में एक लड़की आई थी मेरे पास. She was abused by her own grandfather Hmm. at a very young age. She says since the age of 3 or 4, she says my parents would send me के grandparents के घर चले जाओ. She says वो मेरे real grandfather नहीं थे, वो मेरे step grandfather थे. And she says that man would give me milk to drink. और मैं सो जाती थी, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं होता था, बट एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वुड वेक अप मेरे कपड़े इधर उधर होते थे, तो मुझे लगता था कि ये क्या हुआ. शी सेज जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया माय ग्रैंडफादर वाज अब्यूजिंग मी. सो व्हेन शी ग्रू अप टू बी एन अडल्ट, आई मेट हर व्हेन शी वाज इन हर late 20s or early 30s, somewhere at that point in time. But that point in time उसको spinal cord में TB हो चुका था, multiple failed relationships, being beaten up by people, पैसा लेके भाग जाते थे लोग उसका, और उसका हर एक रिलेशनशिप इतना अब्यूजिव था. When she started working with me तो समझ में आया कि this was a wound coming from the very childhood. And then when we started working there, you know, she started to come around. एक अच्छा relationship बनने लगा, life में, career में growth आने लगा, stability आने लगी. जो हर जगह ट्रस्ट इश्यूज थे उनके, वो थोड़े से रिजॉल्व होने शुरू हुए. तो धीरे धीरे, मतलब इन शेड्स, शी कंटिन्यूड टू वर्क विद मी फॉर 7 years. Wow, that is a long time. या तो हीलिंग टेक्स टाइम बिकॉज वुंड्स बहुत डीपली एम्बेडेड हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर हॉरिबल, व्हेन दे आर ट्रॉमा इन नेचर. तो वो बहुत डीपली एम्बेडेड हो जाते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करने में भी टाइम लग जाता है. But they have to trust on their therapist. I was very happy that she trusted me and she went on such a long Because path 7 with me. years is a long मतलब- time. Yeah. So how she is doing now? She's doing good in her life now. She has a very, Nice. very stable career and a good relationship from the last time I spoke to her. That is good. So healing does show results. बहुत सारे अच्छे results. ऐसा कोई केस है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को आपको फेस करना पड़ा हो, जिसको टैकल ही नहीं हो पाया, या फिर बहुत टाइम लग गया उसको ठीक करने में? बहुत टाइम तो नहीं, मगर कभी कभी एफर्ट स्ट्रांग लगता है. फॉर एग्जांपल ये जो मैं आपको बॉम्बे का केस बता रही थी, जिन्होंने मुझे रात को 3 बजे मैसेज किया था, शी केम टू मी एट अ पॉइंट जहाँ उनकी लाइफ में नॉट जस्ट ट्रॉमा था, मगर एनर्जी इंटरवेंशन, नेगेटिव एनर्जी इंटरवेंशन बहुत सारी थी. ओके. और वो बोलती थी कि उनको हर वक्त एक स्मेल आती है, हर वक्त एक बैड स्मेल आती है. जब नेगेटिव एनर्जी एंटिटीज जिनको हम बोलते हैं, हर किसी की एक स्मेल होती है. एंड शी सेड आई स्मेल, किसी से मैं अपना घर पूरा बहुत साफ रखती हूँ, बट फिर भी एक स्मेल नहीं जाती. और बाद में मुझे काम करके उनके साथ पता चला दैट शी वाज अ स्मोकर, और वो एक एंटिटी ऐसी थी जो दैट वाज स्मोकिंग थ्रू हर. Actually, that's what I was about to say. It was smoking through her. Okay. So जब हम उस फिर कभी कभी हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं. हमको थोड़ा सा बीच में लिटिल बिट ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टेप्स ऑफ सिंबल्स एंड दिस दैट, वो सब डाल के उसको एनर्जी को जब क्लियर किया, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था वो एनर्जी इंटरवेंशन, मोर लाइक किसी का बहुत बड़ा कर्स वाली एनर्जी थी, कि जब हमने वो सिंबल्स प्लेस करे, वो रात को उसने लगाए, वो सुबह गिरे हुए थे. नेक्स्ट डे उसने उसको टेप करके लगाया कि ये गिरे नहीं, मतलब इट वाज दैट स्ट्रॉन्ग. बट फिर जब वो एक बार वो लग गए, फिर वो घर से मूव करके चली गई कहीं और, एंड नाउ शी इज डूइंग प्रीटी वेल. शी इज हैप्पी एंड हेल्दी इन हर बॉडी, Nice. एंड शी क्विट स्मोकिंग. देन शी रियलाइज्ड कि ये मुझे इसको फीड करना बंद करना पड़ेगा. So what do we do when we have to just quit any addiction, just like कि smoking है, drinking है, तो हर बार तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती ना. हर बार नेगेटिव ही होती है. हर बार नेगेटिव ही होगी. ओके. मतलब अगर इफ इट इज लाइक अ वन ऑफ थिंग कि आप
कभी पार्टी में गए और तो आपने फिर किसी के साथ addiction भी एंगेज नहीं किया, है ना। बट प्लीज बी अवेयर कि आप अपने आप को उस एनर्जी को ओपन अप कर रहे हो. इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दैट, Then then don't you are reach. at risk. Right. You are at risk. Yeah, exactly. Very clearly. कि मैं जा रही हूँ, कंटेमिनेशन का एरिया है और मैंने अगर मास्क नहीं लगाया तो आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ नोइंगली. Obvious है. बट लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए वो अननोइंगली एक्शंस हो रहे होते हैं. Right. और एडिक्शन आती कैसे है? अनमेट नीड से. ये हमारे चाइल्डहुड से ही आ रहा है. कोई भी एडिक्टेड क्यों हो जाता है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फुलफिल ए नीड जो वहां पर फुलफिल नहीं हुई. अब सब्सटेंस के थ्रू, अब अल्कोहल के थ्रू, अब स्मोकिंग के थ्रू हम उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं. जस्ट लाइक कि कुछ बच्चे जब पापा मम्मी नहीं देख रहे हैं तो पापा ड्रिंक करते थे, घर में ड्रिंक पड़ी है तो आपने थोड़ी सी पी ली, कभी स्मोक करके देख लिया. Yes. एक बच्चा दो चीजें बताओगे आपको. एक बच्चा जिसको हर वक्त डांट ही पड़ रही है, उसको क्रिटिसिज्म ही मिलता जा रहा है और उसको प्यार नहीं मिल रहा है और उसको नर्चरेंस जो चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो वो बच्चा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ईज आउट करने के लिए क्या करेगा? सबसे पहला जो उसको जरिया मिलेगा वो भरना शुरू कर देगा उससे. राइट. कि प्यार के लिए, ईज के लिए, रिलैक्सेशन के लिए चलो ये फ्रेंड्स के साथ गए, ड्रिंक किया, बड़ा मजा आया. मस्ती कर ली बस फॉर द टाइमिंग. एक मगर वो फॉर द टाइम जो आपको सेटिस्फाई कर देता है, वो आपको लगता है कि अब रोज इसी से सेटिस्फैक्शन मिलती जाएगी मुझे, तो आप वही काम रोज करते जाते हो एंड अल्टीमेटली आप एडिक्टेड हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता. दूसरी चीज, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा का बहुत बड़ा रोल है. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने फादर को ऑफिस से शाम को आते हुए देखता है और फादर अपना ऑफिस का बैग रखते हैं और बोलते हैं अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, लेट मी जस्ट फिक्स अ ड्रिंक, और अब सब उधर चले जाओ, मैं अपना टीवी देखूंगा और अपना ड्रिंक लूंगा, नोबडी कम एंड टॉक टू मी. एंड फादर अपनी इमोशंस को शेयर नहीं करते घर वालों के साथ, सिर्फ गुस्सा करते हैं कि चुप हो जाओ, शोर क्यों मचा रहे हो, और अपनी ड्रिंक लेते हैं और सो जाते हैं. और कुछ सालों बाद पता चलता है पापा उस टाइम पे स्ट्रेस थे, इसलिए ऐसे कर रहे थे. एग्जैक्टली. तो बच्चे ने क्या सीखा? डीएनए में इंफॉर्मेशन आ गया कि हम स्ट्रेस को डील करने के लिए अल्कोहल का यूज करते हैं. दिस इज द राइट वे क्योंकि मेरे पापा करते हैं. और हम अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज करते हैं. ऑफिस है. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए परफेक्शन की एपिटोमी होते हैं. बिल्कुल. दूसरा, उसने देखा कि ऐसे ही डील करते हैं. एक तो डीएनए में इंफॉर्मेशन आ गया कि पुश्तों से चलता आ रहा है कि हम ऐसे ही करते हैं, चुप हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, अल्कोहल लेते हैं, अपनी इमोशन को बंद कर लेते हैं. And this is the right way to express yourself. दिस इज हाउ वी लिव. और दूसरा, उसने एनवायरनमेंट कंडीशनिंग में देख लिया. तो वो बच्चा जैसे ही बड़ा होगा, उसकी लाइफ में जैसे ही पहला एपिसोड आएगा स्ट्रेस का, जो कि कोई छूट नहीं सकता ना उससे, वो जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगा वो क्या बोलेगा? चलो अल्कोहल एंड चलो स्मोक. This is the right way. दिस इज द ओनली वे आई नो, क्योंकि पापा ऐसा करते हैं ना. Yes. और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि हमारा बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा, हम उसको उसका पहला ड्रिंक हम खुद देंगे. यू आर क्रिएटिंग एन एनर्जी फील्ड दैट यू डोंट इवन नो हाउ टू डील विथ. Exactly. We can say that you are just opening a door. यू आर ओपनिंग अ डोर टू हेल. और उसको आपको उसमें से निकलना भी नहीं आएगा, वो दरवाजा बंद करना भी नहीं आएगा. और you don't know कि क्या आने वाला है उसमें से और कब आने That's वाला है. true. Right. So in short कि जो occasionally पीते हैं उनके लिए दरवाजा खुला है. दरवाजा तो आप खोल के और- अंदर जा रहे हो हाँ. हर हाल में. और जो रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए तो फिर खैर है ही, वो रहते ही वही है. वो वही रहते हैं. अब वो दरवाजे के उस पार जा चुकी है. करेक्ट. राइट. इसलिए उनको इधर वाले लोग एलियन लगते हैं कि तुम मजे कैसे करते हो. लोग Exactly. सवाल यही पूछते हैं, आप मजे कैसे करते हो? आई डोंट नीड अल्कोहल टू हैव फन. नो. Can we talk about something like a non-veg also? नॉनवेज भी लो वाइब्रेशनल फील्ड की चीज है. Okay. आप किसी को मार के खा रहे हो, आप प्रोटीन के नाम पे किसी को मार के खा रहे हो. एक पूरी लाइफ थी और जब वो गया तब उसकी लाइफ में इतना फियर था और अब वो फियर उसके मसल मेमोरी में स्टोर्ड है. And then you are And you're eating. consuming that energy. I'm not saying it's wrong. Please continue to have whatever you're having. It's my personal opinion. This is how I operate. And this is what my vibration does not match with, so I don't do it. Okay. ये कोई मतलब कोई प्रीचिंग एक्ट नहीं है कि नॉनवेज खाना गलत है. ये मेरी भावना है, मुझे ऐसा लगता है कि Although ऐसा I है. don't eat non-veg or egg or anything, but एक क्वेश्चन है कि जब हम आदि मानव हुआ करते थे, at that time also हम लोग मार के ही खाते थे,
क्योंकि दैट वाज द ओनली वे वी नो। तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी थी? कुछ भी नहीं पता था उस टाइम। सर्वाइवल। मैम एक क्वेश्चन है कि जब किसी को वैसे चलो पता लग गया कि आई नीड सम थेरेपी और हीलिंग, तो क्या वो अपने आप घर पे भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल। और डू ही नीड सम गाइडेंस आल्सो? गाइडेंस ले लेना बेस्ट होता है, ओके और आप फिर उसके बाद खुद से करो। ओके। मैं आज ट्रेन करती हूँ लोगों को, सेल्फ हीलिंग के लिए ट्रेन करती हूँ। बट आपको तो आपका जो बैकग्राउंड था उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट जो एडिड था, सो दैट्स व्हाई यू वर एबल टू डू दैट। यस दैट्स बट राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दीज डेज ऐसा नहीं होता। वी लेट आवर चिल्ड्रन टू लीड ए लाइफ ऑफ लाइक ए इन्फ्लुएंसर बन जाओ भैया, तुम जो मर्जी करो, एंजॉय योर लाइफ, एंड दे डोंट गेट चांस टू जस्ट जंप ऑन टू द स्पिरिचुअलिटी और दीज थिंग्स। तो उन लोगों के लिए तो मुश्किल होगा ना? होता है, मगर आज अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है दैट एवरी चाइल्ड इज नाउ इंक्विजिटिव। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, टीनेजर बच्चे आते हैं जो बहुत अवेयर होते हैं। इतना एलियन कॉन्सेप्ट रहा नहीं है अब। थैंक्स टू पॉडकास्ट। एब्सोल्युटली। इतना काम आप लोग कर रहे हो ना, इतनी अवेयरनेस फैला रहे हो, इतने लोगों तक पहुंच रहे हो, योर वॉइस इज रीचिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड दे आर कमिंग। वो खुद आते हैं कि मैंने ये सुना, मैंने ये समझा, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने किसी की बात सुनी। अवेयरनेस के साथ आ रहे हैं लोग। आज हमारे को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि जो बिल्कुल जीरो से शुरू होना पड़े, नहीं, बहुत बहुत ईजी हो गया है। तो इन शॉर्ट कि ये कह सकते हैं पीपल कैन हील देमसेल्फ एट होम बट दे नीड राइट काइंड ऑफ गाइडेंस और इंफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली यस। देखो, करने को जो मैंने पाथ लिया था वो सेल्फ डिस्कवरी का, खुद से करके खुद से समझेंगे, गिरेंगे, फिर टूटेंगे, फिर खड़े होंगे, वो बहुत लंबा पाथ है। राइट। अगर आप किसी का हेल्प ले लेते हो, किसी की गाइडेंस ले लेते हो, किसी टीचर के पास चले जाते हो हु हैज़ अ प्रोसेस, तो आपका जो काम आप 10 साल लगा के करोगे वो आप 10 दिन में क्रिएट कर सकते हो। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट आई वुड रेकमेंड कि एवरीबडी शुड लर्न सम फॉर्म ऑफ, इसको मैं आज सेल्फ प्रेजर्वेशन की कैटेगरी में डालूंगी। ओके। ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। हमारे पहले के लोग योगा करते थे, वॉक करते थे, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस थे। घी खाते थे, ड्राई फ्रूट्स खाते थे, अपनी डाइट को अच्छा रखते थे। वो अवेयरनेस थी ना उनके अंदर, वो इसलिए करते थे। अभी हम अवेयरनेस, इसके लिए भी अगर हम अवेयर हो जाए तो ये हमारी बेसिक नेचर बन जाएगी। राइट। हमें अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना जरूरी है। ये हमें अपनी लाइफस्टाइल को यही बनाना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं रहती। मतलब इट इज नॉट समथिंग जो मैं संडे के संडे करूं। सही बात है। दैट इज नॉट सेल्फ प्रेजर्वेशन। सेल्फ प्रेजर्वेशन वो होता है जिसमें मैं, जिस एनर्जी में ऑलरेडी रहती हूँ, माई डिफॉल्ट नेचर इज दिस। राइट। सो एक चीज आती है कि अब राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, बिकॉज आज के टाइम में अगर हम इंटरनेट पे चेक करना चाहें, क्योंकि हर कोई सबसे पहले इंटरनेट पे जाता है, तो ऐसे कैसे पता लगे कि सामने वाला इज द राइट पर्सन फॉर द दिस ऑल गाइडेंस? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। हमें खुद सोचना पड़ेगा। जेन्युइनली मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बिकॉज इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है। बट द बुरी बात भी यही है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ज़्यादा। बुरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हाफ बेक्ड अवेलेबल है, पूरी तरीके से नहीं अवेलेबल है। और जब आपको लगे कि ये कंफ्यूजन आ रहा है, दैट इज़ द राइट टाइम यू शुड गो टू समबडी एंड आस्क फॉर प्रॉपर गाइडेंस। हम इतने सारे लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे देख कर आते हैं। आपको अपनी एनर्जी में ट्रस्ट करके जाना पड़ेगा कि ये एनर्जी मेरे लिए ऑथेंटिक फील हो रही है या नहीं। राइट। हाउ एल्स डू वी नो कि ये इंसान नो अदर वे कैसा काम कर रहा है या इसका बैकग्राउंड क्या है? यू रियली कांट जज एक्चुअली, क्योंकि इंटरनेट पे जो दिख रहा है समटाइम्स वो एक्चुअल नहीं भी होता। बट आपको अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करके ही जाना पड़ता है। ऐसा कभी हुआ किसी एक को आप ट्रीट ही नहीं कर पाए या हील नहीं कर पाए? बेटर बॉडी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उस टाइम पे रेडी नहीं होते। ओके। मतलब उन्हें सोल्यूशन चाहिए मगर उस रास्ते पे चलने के लिए रेडी नहीं है। एट दैट पॉइंट इन टाइम यू हैव टू लीव इट टू द सोल्स चॉइस। वहाँ ऑनरिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई सोल आया है और उसका वो इंटरेस्ट से तो आ गया मगर उस रास्ते पे चलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उस पे चलने के लिए, अब मैं रास्ते पे चलने का मतलब ये हुआ दैट व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू
my class or into my course or into one-to-one coaching with me, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बैक में जाना पड़ता है, अपनी पास्ट में जाकर देखना पड़ता है, राइट, वहां जाकर अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है. सबसे बड़ा जो स्कैरी टास्क है ना, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है दैट all of this that is happening in my life is my responsibility. obvious है. I signed up for this. But when a person is coming with a wound जहाँ पर उनको लगा कि injustice हो गया मेरे साथ, या कोई मुझे abuse कर गया, या मुझे trauma दे गया, या मेरी property लेकर भाग गया, या मेरा पैसा छीन लिया, या मेरे रिश्ता खराब कर दिया, या मेरी health के ऊपर आ गया, then people are not able to accept कि ये मैंने कैसे create किया. राइट. तो जब तक आप उस एक्सेप्टेंस पे नहीं आते हो कि ये एवरीथिंग दैट आई हैव इन माय लाइफ इज माय ओन क्रिएशन, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाते. कुछ लोग आकर यहीं पे अटक जाते हैं कि नहीं ये तो मेरा था ही नहीं. इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ आल्सो Yes. एंड यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर 100% yes. Surrender You is have the to right give in word. 100%. Yes. No short, no more. There are no shortcuts. हम ये सोचे कि मैं इसको जाकर सबक सिखाऊंगा बिकॉज इसने मुझे ऐसे ऐसे किया. ठीक है, आई मीन आपका ईगो माइंड आपको ये बोल सकता है कि ये तो ऐसा है, मतलब इसको तो आज सबक सीखने की जरूरत है. तो ऐसे भी बट तो है देन ये तो आपका कर्मा भी है ना कि वो इंसान आपकी लाइफ में आया. एवरी पर्सन दैट एंटर्स योर लाइफ इज बिकॉज यू हैव अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद देम. और ये भी है ना कि उसने मेरे साथ गलत किया तब मैंने ऐसा किया है. So he deserve that, ना कि Yes. मैं गलत हूँ. यस, Right. दैट्स राइट. ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको आपको मानो या ना मानो, दैट्स अ चॉइस. मगर जब आप मान लोगे तो आप इसके अंदर से वो साइकिल खत्म भी कर पाओगे, और जब आप खत्म कर पाओगे देन यू विल बी एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ. राइट. सो कुछ लोग, एक क्वेश्चन आ रहा है, कुछ लोग होते हैं जैसे कि अंडरवर्ल्ड से हैं, गैंगस्टर्स हैं, दे किल द पीपल. तो उन लोगों ने किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि मैं तुम लोगों को मारूंगा? यू नेवर नो. हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये उसका जस्टिस था या इनका इनजस्टिस था? एक्चुअली भी है तो है, लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव से, हम भी तो अपने ईगो माइंड से सोच रहे हैं ना कि ये गलत है. मगर हाउ डू वी नो कि ये जस्टिस नहीं है? ये भी तो जस्टिस हो सकता है, किसी और का गलत किया हुआ ये आज जस्टिस दे रहे हैं उसको, हो सकता है. या But- ये कर्मा क्रिएट कर रही है, हमें नहीं मालूम. बट द थिंग इज कि व्हाट डू यू थिंक कि हाँ अभी पॉइंट आता है, तो इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग थिंग, आइदर इट इज ए कर्मा और रिपरकशन ऑफ द कर्मा. दैट वी डोंट नो. वो हमें एज रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ही समझ में आता है कि ये क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है. एंड व्हाट इज योर व्यू कि जो ये कर रहा है, चलो मान लो कि ये किसी कर्मा का अगेंस्ट उसने किया, तो क्या इसको इफेक्ट नहीं मिलेगा कभी भी? मिलेगा ना. कि किया तो गलत है ना. हाँ हाँ बिल्कुल. ओके, दैट वाज डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस. सो जस्ट वांटेड टू नो. कोई अपने हाथ में ले ले कि मैं जस्टिस करूंगा जाकर, जरूरत थी या नहीं थी, अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं तो जाकर लड़ाई करूंगी. सो हु इज टेकिंग द एक्शन? एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस. Right. तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी तो भुगतना पड़ेगा मुझे. आज अगर कोई ऐसा काम कर लेता है तो लॉ छोड़ देगा क्या उसको? उसको आज पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी. दैट पर्सन विल हैव टू गो थ्रू द रेपरकशन ऑफ देयर एक्शंस. कहीं मैंने सुना था कि आप लॉ ऑफ लैंड लाख तोड़ो पर लॉ ऑफ यूनिवर्स मत तोड़ो. नहीं तो आप तोड़ के जाओगे कहाँ? इसी यूनिवर्स में रहना है. Obvious है. बट हम लॉ ऑफ लैंड से ज्यादा डरते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स से कोई नहीं डरता. हमें मालूम ही नहीं ना लॉज ऑफ यूनिवर्स क्या है. प्रॉब्लम क्या है, स्पिरिचुअल साइंसेस को या स्पिरिचुअल स्टडीज को हमारे करिकुलम का मैंडेटरी हिस्सा नहीं बनाया गया. ये ऑप्शनल है कि कोई इंटरेस्ट लेता है तो स्पिरिचुअलिटी पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है. But that मगर ये is- कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है अब आप समझो कि लॉ ऑफ लैंड तो हमें पता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स नहीं पता है. और इस यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट करते हैं मगर हमें, देयर आर हाउ मेनी लॉज इन द यूनिवर्स? देयर आर 12 लॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड 12 laws. 7 प्रिंसिपल्स. ओके, सो ये बहुत बड़ी बुक एक अलग से ही है. ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने में, लॉज ऑफ द यूनिवर्स में हम बेसिक चीज़ों की ही बात कर रहे हैं जो हम रोजमर्रा में बात कर रहे हैं, बट जब तक हम उसको समझेंगे नहीं ना, वी कीप वायलेटिंग दीज लॉज एंड प्रिंसिपल्स. राइट. फॉर एग्जाम्पल एक लॉ के बारे में बात करती हूँ, लॉ ऑफ रिदम.
Law of rhythm. Rhythm. Okay. That means life will go up and also come down, and it will also go up and come down. ये rhythm में life चलती ही रहेगी. Anything that goes up will also come down. Come down, obvious है. अभी इसी पॉइंट से मुझे याद आया, अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास एक पॉडकास्ट था, डॉक्टर हमारे पास आए थे एक जो गेस्ट थे हमारे, रितेश आर्या, डॉक्टर रितेश आर्या. तो उन्होंने क्या बताया था कि भी जो पूरी धरती का जो मॉनसून है, जो नॉट मॉनसून एक्चुअली, जो वेदर है वो एक पूरा पैटर्न रिपीट करता है, एंड दैट पैटर्न गोज फॉर ईयर्स, मतलब कहते हैं करोड़ों साल का Correct. एक पैटर्न है. ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि आज हमारा जो मौसम है ख़राब हो रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं हो रहा. ये होना ही है. धरती ने अपने आप को इस हिसाब से बनाया हुआ है, और ये सब जो लॉ है ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा. साइक्लिक है ना. साइक्लिक है, ये होगा ही होगा. अगर आप सोच के देखो कि पहले जब शीत युग आया था तब कौन सी इंडस्ट्रीज थी, करेक्ट, तब क्यों होती थी हीट वेव, तब क्यों गर्मियाँ आई. तो अभी जो धरती अपने आप को मैनेज कर लेगी, लेकिन हम लोगों को किसी को ब्लेम करना है तो हम इंडस्ट्रीज को कर रहे हैं. करेक्ट. इट इज़ व्हाट हैपनिंग. हाँ, डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ये सब चीज़ें कर रही हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं. पहाड़ काट देते हैं, नीचे रोड बना दी है हमने. आज हमने मनाली जाना है, हाईवे बन गया है, लेकिन वो पहाड़ स्टेबल नहीं होगा, गिरेगा. ये प्रोसेस हो सकती है, बन सकती है रोड, लेकिन पर इट विल टेक ईयर्स. आप काट के छोड़ो उसको, लेट इट सेटल डाउन, देन यू स्टार्ट डूइंग इट. बट हमें तो आज ही चाहिए. हमने तो मनाली अगले महीने जाना है. पूरा देश जैसे गर्मियाँ आती है, मनाली पे पहाड़ पे चढ़ जाता है. करेक्ट. तो कुछ ना कुछ तो होगा. सो आई अंडरस्टैंड कि जो आप बोल रहे हो कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, एंड दैट आल्सो प्रूफ कि जो पूरा हमारा जो वेदर है वो भी ऐसे ही चल रहा है, पूरी धरती ऐसे चल रही है. जो चीज़ आई है वो जाएगी. गीता में भी यही लिखा है. करेक्ट. सो इन शॉर्ट अब हम वहीं पे आते हैं कि जो चीज़ आई है वो जाएगी भी ही, और गीता में भी यही लिखा है, जो जन्म हुआ है वो तो अंत भी होगा ही. तो धरती का पता नहीं कितनी बार हो चुका है. सो लेट्स कम बैक टू आवर सेम पॉइंट. सो एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप थोड़ा सा कोई एक मैसेज या कोई एडवाइस देना चाहेंगे, व्हेन इज़ द राइट टाइम, और हाउ दे कैन जस्ट कम आउट ऑफ देयर ट्रॉमास, एंड हाउ दे कैन सीक देयर हेल्प. सबसे बड़ा मैसेज तो यही है दैट डोंट वेट. ओके. हम सोचते हैं टाइम हील कर देगा, टाइम कुछ भी हील नहीं करता है. सबसे बड़ा मिथ जो है ना, दैट टाइम विल हील. एक्चुअली जितना टाइम ज़्यादा जाता है उतना ही ट्रॉमा हाइड होता जाता है. ओके. हमें लगता है हम भूल गए, मगर वो एम्बेड हो जाता है, और इतनी डीपली एम्बेड हो जाता है, और हमारी अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, हमें पता भी नहीं चलता. सो जब आपकी लाइफ में कोई एपिसोड हो, प्लीज गो एंड सीक हेल्प दैट वेरी टाइम. डोंट वेट. घर वाले भी बोलते हैं टाइम से ठीक हो जाएगा, छोड़ दो, इट्स ऑल राइट. तुमको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है. इन शॉर्ट जो वो कंसेप्ट है, टाइम इज द बेस्ट हीलर, इट्स नॉट. वो नेगेटिव पॉइंट है फिर वो. एब्सोल्युटली, टाइम इज नॉट द बेस्ट हीलर, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रॉमा. इट इज नॉट. उसका आप रेपरकशन ज्यादा भुगत लेते हो व्हेन यू लीव इट ऑन टाइम. डोंट वेट. अभी के अभी, आज सिचुएशन हुआ, जाकर हेल्प लो. और ऐसा नहीं है कि एक ही बार हेल्प लेनी पड़ेगी. यू माइट हैव टू गो बैक अगेन, यू माइट हैव टू गो बैक अगेन. हो सकता है 2 साइकिल लगे, हो सकता है 3 साइकिल लगे, हो सकता है कुछ टाइम रेगुलरली जाना पड़े आपको, हो सकता है आपको कोई प्रोग्राम में एनरोल करके अपने आप को इतना इक्विप करने की ज़रूरत हो सकती है. बट देन प्लीज़ डोंट वेट. ये मत सोचो कि भूल जाएंगे, टाइम से चला जाएगा, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ग्रिप कम हो जाएगी. वो आज लगता है ऊपर सरफेस लेवल पे कि हम ये बात पीछे चले गए, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. रात गई बात. वो रात गई नहीं है, वो बात भी गई नहीं है. इफ द 7-year-old सेल्फ इज सिटिंग इनसाइड मी, तो आप सोचो 2 साल पुरानी बात क्या मेरे अंदर नहीं रहेगी. राइट. इट इज स्टिल सिटिंग इनसाइड यू. एक क्वेश्चन अभी माइंड में आ रहा है कि कभी कभी कई ऐसे केसेस होते हैं जो कि एक्सट्रीम होते हैं. जैसे कैन लव आल्सो बी द रीजन ऑफ ट्रॉमा? एक्सेसिव लव. Love cannot be the cause of trauma. Fear can be. Fear can be. Love is liberating. Okay. Love is freeing. But love will तो never कुछ want to लोग control. इतने ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं, या फिर जिनको खोने का डर होता है. डर वो fear ही है ना. डर है. राइट. वो लव नहीं है.
Absolutely, you answered your own question, but वो love नहीं है. Anything that wants to trap you, keep you, never let you go is all based on fear. ये abandonment, rejection, wound से भरा हुआ है ये. जिसको डर है कि मैं अकेला ना रह जाऊं. ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है? को एग्जिस्ट करना. लव एंड नर्चरेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. जब उसको वो नहीं मिलता है तो उसको ये डर होता है कि मैं अकेला न रह. अकेलापन ह्यूमन बीइंग्स का सबसे बड़ा फियर होता है. और ये जो प्रोसेस है अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेती होगी? आई रियली कांट से. डिपेंड अपॉन आई पर्सन रियली टू कैन नॉट से. किसी का अवेकनिंग, किसी का आहा मोमेंट, किसी का मोमेंट ऑफ आज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है मिनट्स में आ जाए और हो सकता है किसी को सालों लग जाए. इट डिपेंड्स कौन किस स्टेज पर आया है. ये इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी आपको आपका रेजोल्यूशन एंड रोड मैप मिल जाएगा. और जितनी देर से आओगे उतना ही टाइम पहले उसको डिस्कवरी में लगेगा, फिर प्रोसेसिंग में लगेगा, फिर थर्ड स्टेप ऑफ रीप्रोग्रामिंग आएगा. So can I say that it will be ongoing process also? It is an ongoing process. It's a very, very, very much, you said it, the right word is an ongoing process. It does not end. हमको लगता है कि थेरेपी खत्म तो मेरा काम खत्म. ऐसा नहीं होता है. ओके. एंड जो लोग घर बैठे ही अपने आप को मतलब हील करना चाह रहे हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए? उनको चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि मुझे तो ये आता है, मुझे तो पता है. हमें ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मगर मेरे अनहील्ड वुंड्स मुझे कभी कभी डिल्यूजनल बना देते हैं. कभी कभी मुझे ऐसा बिलीव करा देते कि सब गलत ही तो है, सब मेरे अगेंस्ट ही तो है. पर इनफैक्ट नेचर आपके अगेंस्ट नहीं है. आपने खुद के, आपके सोल ने चूज़ किया मगर आपको पता नहीं. मगर आप घर के अंदर बैठ रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये तो सब मेरे अगेंस्ट है ना. दे आर ऑल प्लॉटिंग अगेंस्ट मी. बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं. और आज के टाइम का फेवरेट वर्ड है नार्सिसिस्ट. हर कोई जो मैसेज लिखता है कि मेरे पेरेंट नार्सिसिस्ट है, मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, मेरे बॉस ना, एवरीबडी जो भी उनको समझ में नहीं आता या जो उनके अगेंस्ट जा रहा होता है, जो उनकी वाइब के साथ मैच नहीं करता, वेरी वेरी पीपल आर वेरी क्विक टू लेबल देम एज नार्सिसिस्ट. हाँ, नार्सिसिस्ट होते हैं, बट एवरीबडी कांट बी नार्सिसिस्ट ना. Exactly. So it also depend upon the way you are behaving. Exactly. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शंस भी तो हो सकते हैं. Exactly. एक ट्रॉमा सर्वाइवर भी हो सकते हैं ना वो. हाँ, हो सकते हैं बिल्कुल. मगर हम उन्हें देख रहे हैं कि ये तो ऐसा नेगेटिव बिहेव करे, ये तो 100% नार्सिसिस्ट है. आई मीन कम ऑन, यू कांट लेबल, इट्स अ मेडिकल टर्म. आप कैसे किसी को डायग्नोसिस दे सकते हो? तो इससे एक चीज़ भी तो सामने आती है, एक पॉइंट आता है कि हम नॉर्मली कहते हैं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है. तो इट मीन्स कि कोई गलत नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है. एग्जैक्टली हुआ है. एग्जैक्टली, दैट इज द राइट अप्रोच ऑफ इट. Okay. हर्ट पीपल. ये हम क्यों बोलते हैं कि आपको आज अगर हर्ट हुआ है तभी आप जाकर हर्ट की एनर्जी में जी रहे हो और जाकर किसी और को हर्ट कर रहे हो. डिपेंड्स अपॉन कि हाउ एक्सट्रीम यू आर. यस. किसी का ट्रॉमा बहुत बड़ा है तो वो एक्सट्रीम बिहेवियर में आ जाएगा ना. Right. मगर हम कोई नहीं है किसी को लेबल करने के लिए. तो मेरा एक सबसे बड़ा मैसेज है कि प्लीज स्टॉप लेबलिंग योरसेल्फ एंड अदर पीपल. राइट. ये बहुत डेंजरस सिचुएशन. It is. So Madhvi ma'am, it was really great talking to you. We enjoyed the whole session and we discussed about many different things. मेरे काफ़ी concept different topic को लेके clear भी हुए हैं. कुछ नई चीज़ें जानी है आपसे जान मिल के. So this is really great talking to you. थैंक यू सो मच नवीन जी. Thank you, ma'am. आपने Thank मुझे you. बुलाया, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, आपका इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया है. एंड आई होप आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंचे. एंड आई विश दिस पॉडकास्ट डज ब्यूटिफुली वेल और आप खूब ग्रो करो. Thank you, ma'am. Thanks a lot. थैंक यू सो मच.